ऑडियो नेस्ट में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां आवाजें कहानियां बनती हैं। बिलियनियर ड्रामा की चमक, योद्धाओं की गाथाओं का जुनून, फैंटेसी की जादुई दुनिया, माफिया की रहस्यमयी कहानियां, रोमांस की धड़कनें और रहस्यों से भरी मिस्ट्रीज, सब कुछ एक ही जगह पर मिलता है। हर कहानी आपको उस दुनिया में ले जाएगी जहां पैसा, ताकत, प्यार और रहस्य टकराते हैं और जन्म लेती है एक नई दास्तान। वार्निंग, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, जिसे सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा हैं। किसी व्यक्ति, परंपरा या समुदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। साथ ही कुछ कहानियों में 18+ विषय वस्तु हो सकती है। कृपया विवेकपूर्वक सुनें। पहला कदम। आज शिकारी दल के हाथ कुछ नहीं लगा था। सौभाग्य से पिछले 2 दिनों की फसल अच्छी थी, इसलिए गांव के लोग अभी भूखे नहीं मर रहे थे। आखिरकार हर परिवार में अर्जुन जैसा कोई साधना करने वाला नहीं था। खपत उतनी ज्यादा नहीं थी, यहाँ तक कि अर्जुन के परिवार में भी कुछ किलो हिरण का मांस बचा हुआ था। शाम को अर्जुन ने फिर भी 70% पेट भरकर खाया। ऐसा नहीं था कि अर्जुन विचारहीन था और फसल न होने के मौसम में खाने पर कोई संयम नहीं रख रहा था। सच्चाई ये थी कि वह देह साधन कला के प्रारंभिक स्तर तक पहुंचने से केवल एक निपुणता दूर था। शिकारी दल का चित्तीदार हिरणों का शिकार रुक जाने से अर्जुन बहुत चिंतित था। वह आज रात देह साधन कला में प्रारंभिक स्तर तक की सफलता हासिल करना चाहता था, ये देखने के लिए कि उसके भीतर किस तरह के बदलाव होंगे। अगर वह सच में गुरु वर्मा के कहे अनुसार एक प्रारंभिक साधक बन सकता तो शायद अर्जुन कुछ मदद कर पाता। देर रात जब उसके पिता और छोटी बहन दोनों सो चुके थे, अर्जुन को लगा कि रात के खाने में खाया गया हिरण का मांस ज्यादातर पच चुका है और उसका शरीर 70 से 80% तक ठीक हो गया है। चांदनी रात में वह आंगन में गया, अपनी मुद्रा बनाई और साधना का अभ्यास करने लगा। यह मेरा साधना का चौथा दिन है। यह मेरा 10वीं बार देह साधन कला का अभ्यास है। जैसे जैसे अभ्यास का समय बढ़ता गया, अर्जुन पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन इस समय उसका दिमाग साफ था। जैसा कि वर्मा चाचा ने कहा था, मैं और भी माहिर होता जा रहा हूँ। हालांकि यह अभी भी बहुत थका देने वाला लगता है और जैसे जैसे अभ्यास जारी रहता है, मुझे ये भी महसूस होता है कि मेरे शरीर की ताकत और ऊर्जा लगातार खत्म हो रही है। लेकिन मुझे खुद अब उतना असहज महसूस नहीं होता। अर्जुन ने अपने शरीर में हो रहे बदलावों को ध्यान से महसूस किया और एक निष्कर्ष पर पहुंचा। ये वैसा ही था जैसे कोई नौसिखिया पहली बार दौड़ना या सीढ़ियां चढ़ना सीखता है। शुरुआत में वे थकावट से एक कुत्ते की तरह हाँफते। ऐसा लगता जैसे वे किसी भी क्षण मर जाएंगे। हर पल एक यातना थी। लेकिन कुछ समय तक वास्तव में दृढ़ रहने और एक अनुभवी धावक बनने के बाद, हालांकि वे अभी भी शारीरिक ऊर्जा की खपत करते थे और दौड़ने से पसीने में भीग जाते थे, एक अनुभवी धावक मूल रूप से इस अवस्था का आनंद लेता है। मानसिकता में बदलाव पूरी तरह से अलग था। इस समय देह साधन कला का अभ्यास करते हुए अर्जुन की यही स्थिति थी। साधना को जीवन की एक सहज वृत्ति मानो, जैसे खाना, पीना और सोना। अर्जुन ने गुरु वर्मा के इस वाक्य को अपने मन में दोहराया। उसने साधना की प्रक्रिया का आनंद लेना सीख लिया। 30 मिनट, 60 मिनट, प्रणाली संदेश देह साधन कला का 1 घंटे अभ्यास करने पर एक निश्चित निपुणता प्राप्त हुआ। अर्जुन के चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी और उसने तुरंत अपनी मुद्रा वापस ले ली। आज के लिए साधना का अभ्यास यहीं समाप्त हुआ। लक्ष्य प्राप्त हो गया था। वह थोड़ी भी ज्यादा खपत नहीं कर सकता था, क्योंकि कल के भोजन का अभी भी कोई ठिकाना नहीं था। अर्जुन ने जल्दी से फलक की जांच की कि क्या कोई नया बदलाव आया है। स्तर प्रारंभिक साधक, साधना विधि देह साधन कला प्रारंभिक 0/100 विशेषता का चयन नहीं हुआ। प्रतिभा दृढ़ता, संभावित अंक 0। मैं प्रारंभिक स्तर पर पहुंच गया हूं। देह साधन कला प्रारंभिक स्तर पर है। देह साधन कला नौसिखिया से प्रारंभिक स्तर पर पहुंच गई और मेरा स्तर भी प्रारंभिक साधक हो गया है। अर्जुन मन ही मन बहुत खुश था। उसने जल्दी से अपनी बाहों को उठाकर उनकी जांच की, फिर अपने पैरों और शरीर को देखा। ऐसा लगता है कि मुझे कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं हो रहा है। न कोई मज्जा शोधन या अस्थि मंथन, न शरीर से कोई काली गंदगी निकली, कुछ भी नहीं। अर्जुन कुछ हैरान था। उसे अब केवल पूरे शरीर में झुंझुनी और सुन्नता का एहसास हो रहा था। उसकी मांसपेशियां पूरे शरीर में दुख रही थीं और कमजोर थीं। यह 1 घंटे तक लगातार साधना करने के बाद अत्यधिक शारीरिक थकावट के लक्षण जैसा था। उसे सीधे तौर पर सिंह बाघ जैसी शक्ति का एहसास नहीं हुआ। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत थक गया हूं और मेरे शरीर की खपत बहुत ज्यादा है। तो मुझे अच्छी तरह से आराम करने की जरूरत है, या फिर पेट भरकर खाने पीने के बाद ही यह प्रकट होगा। अर्जुन ने मन ही मन सोचा। उसने आंगन में अपने शरीर को थोड़ा हिलाया और बिना किसी रूप के पागल कुत्ते की मुक्केबाजी का एक सेट किया। उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसका शरीर थोड़ा हल्का हो गया है, लेकिन कोई मौलिक बदलाव नहीं थे। थोड़ी देर अध्ययन करने के बाद अर्जुन ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने सोने और कल सुबह फिर से जांच करने या गुरु वर्मा से पूछने का फैसला किया। अर्जुन अपने सिर में फलक का अध्ययन करता रहा। साधना विधि देह साधन कला प्रारंभिक 0/100 विशेषता का चयन नहीं हुआ। संभावित अंक 0। देह साधन कला के प्रारंभिक स्तर पर पहुंचने के बाद आवश्यक निपुणता 100 अंक हो गई, जिसका अर्थ है कि अगले स्तर तक पहुंचने की कठिनाई 10 गुना बढ़ गई है। अर्जुन ने देह साधन कला को उन्नत करने की कठिनाई पर विचार किया और सोचा,
इसके अलावा देह साधन कला के बाद विशेषता का चयन नहीं हुआ लिखा है। इसका क्या मतलब है? इस विशेषता का चयन नहीं हुआ की जगह पर पहले एक खाली स्थान था जिसमें कोई नहीं लिखा था। क्या यहाँ कोई बदलाव हो सकता है? अर्जुन ने कुछ देर सोचा लेकिन पूरी तरह से चकरा गया। इसलिए उसने अगले स्तंभ को देखा। और इस शून्य संभावित अंक का क्या मतलब है? एक पल की झिझक के बाद अर्जुन ने अपने दिव्य विचार का उपयोग करके अपने मन में एक उंगली की कल्पना करने की कोशिश की। उसने संभावित अंक वाले स्तंभ पर कुछ बार स्पर्श किया। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने अनुमान लगाया कि इन संभावित अंकों को प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों की आवश्यकता है, या शायद वे निपुणता अंकों की तरह थे। फिर अर्जुन ने देह साधन कला की विशेषता पर कुछ बार स्पर्श किया। प्रणाली संदेश, क्या आप देह साधन कला की पहली विशेषता प्राप्त करने के लिए 10 संभावित अंकों का उपभोग करना चाहते हैं? उसके मन में एक संकेत चमका। अर्जुन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने संकेत और अपने सामने के बदलावों की सावधानीपूर्वक जांच की। देह साधन कला की एक विशेषता। क्या साधना विधियों में विशेषताएं होती हैं? क्या गुरु वर्मा ने यह नहीं कहा था कि यह सिर्फ एक बहुत ही सामान्य और आम तरीका है? इसमें इतनी उन्नत जटिलताएं हो सकती हैं। अर्जुन ने सोचा, क्या मुझे कल गुरु वर्मा से पूछना चाहिए? शायद मुझे नहीं करना चाहिए। शायद ये कुछ ऐसा है जो मेरी दिव्य शक्ति के साथ आया है। अर्जुन के भी अपने विचार थे। आखिरकार वह कोई मूल जंगली पहाड़ी निवासी नहीं था, न ही वह 15 साल का भोला बच्चा था। अगर यह अर्जुन की दिव्य शक्ति द्वारा लाया गया बदलाव था तो इसे बाहरी लोगों के साथ साझा करना उचित नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक विशेषता प्राप्त करने के लिए भी संभावित अंकों की आवश्यकता होती है, और इसके लिए 10 अंकों की भी आवश्यकता है। जहां तक संभावित अंक कहां से आते हैं, अर्जुन को इस समय एक भी सुराग नहीं था। छोड़ो, मैं पहले सो जाता हूँ। भले ही मैं साधना को खाने और सोने की तरह एक दैनिक दिनचर्या मानता हूँ, यह अभी भी काफी थका देने वाला है। अर्जुन ने ऐसा सोचा। फलक सरल था। उसने वह सब कुछ अध्ययन कर लिया था जो अध्ययन किया जा सकता था, और जो वह समझ नहीं सका उस पर जुनून सवार करने का कोई फायदा नहीं था। उस रात अर्जुन बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। हालांकि अर्जुन का हृदय स्वभाव एक 15 वर्षीय लड़के की तुलना में थोड़ा अधिक परिपक्व था, फिर भी यह सीमित था। अपने पिछले जीवन में वह केवल 20 के दशक में था। अब इस खूंखार दैत्यों के सर्वनाश में आकर उसे अचानक दिव्य शक्ति द्वारा एक साधक के रूप में मान्यता दी गई थी। ऐसा लगता था कि क्योंकि वह पूरे गांव में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था। चाहे कहा जाए या नहीं, अर्जुन मन ही मन बहुत उत्साहित था। करवटें बदलने और विचारों में उड़ने के बाद वह लगभग सुबह होने तक सो गया। फिर भी अर्जुन ने एक सपना भी देखा। उसने खुद को बादलों पर सवारी करते और आकाश में उड़ते, पहाड़ों को हिलाते और समुद्रों को भरते हुए देखा। एक हाथ की लहर से शक्तिशाली खूंखार दैत्य राजा घुटने टेक कर मर जाते, और काली जांघिया में बंजर भूमि की देवियां उसकी बाहों में खुद को फेंक देती। खूंखार दैत्यों के जंगल में आने के बाद ये पहली बार था जब अर्जुन ने सपना देखा था। जैसे ही अजयता का सपना एक कामुक सपने में तेजी से आगे बढ़ने वाला था, अर्जुन शोर से जाग गया। पिता देवेंद्र उठ रहे थे। इस समय आसमान बस मुश्किल से रोशन हो रहा था और पिता देवेंद्र सामान्य से भी पहले उठ गए थे। उन्होंने पहले ही अपना गट्ठर बांध लिया था और आंगन में एक पत्थर पर अपना भला और शिकारी चाकू तेज कर रहे थे। पिताजी। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा हुआ और उन्हें प्रणाम किया। पिता देवेंद्र का भाव गंभीर था। उनका सिर नीचे झुका हुआ था क्योंकि वह गंभीरता से शिकारी चाकू तेज कर रहे थे, इतना कि उन्होंने अर्जुन के पहले प्रणाम पर ध्यान भी नहीं दिया। शिकारी दल ने बड़ी मुश्किल से जो हिरणों का झुंड पाया था उसे चांदी चित्ती बाघ ने छीन लिया था। शिकारी दल के नेता के रूप में पिता देवेंद्र के मन में बहुत कुछ था। यही वजह थी कि वह आज और भी जल्दी उठ गए थे। पिताजी। अर्जुन ने फिर से पुकारा। अरे अर्जुन। पिता देवेंद्र ने ऊपर देखा। उनका मूल रूप से कठोर चेहरा तुरंत मुस्कान में बदल गया जब उन्होंने अर्जुन को प्रणाम किया। तुम्हें थोड़ी और देर सोना चाहिए। साधना करना काफी कठिन है। मैंने सुना है कि तुम कल रात बहुत देर तक आंगन में अभ्यास कर रहे थे और तुम भी बहुत देर तक करवटें बदलने के बाद सोए थे। शिकारी दल को आज शायद कहीं और अपनी किस्मत आजमाने जाना होगा, इसलिए हमने थोड़ा जल्दी निकलने का फैसला किया है। मैंने तुम्हें जरूर परेशान कर दिया होगा। हालांकि पिता देवेंद्र के चेहरे पर मुस्कान थी, फिर भी उनके स्वर में कुछ कड़वाहट सुनी जा सकती थी। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। मैंने पर्याप्त नींद ले ली है। अर्जुन झूठ नहीं बोल रहा था। उसे वास्तव में लगा कि उसने पर्याप्त नींद ले ली है, और अब थोड़ा भूखा होने के अलावा उसकी ऊर्जा और सब कुछ बहुत पर्याप्त था। भले ही वह कल रात केवल 2 घंटे सोया था। अर्जुन को लगा कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने अपनी देह साधना शुरू कर दी थी और एक प्रारंभिक साधक बन गया था। उसकी छोटी बहन अभी भी सो रही थी, इसलिए अर्जुन ने पहल करके आग जलाई और कल रात के बचे हुए मांस के सूप को गर्म किया। उसने उसमें कुछ जंगली सब्जियां डालीं और उसे एक लेप में पकाया। पिता और पुत्र ने एक साथ नाश्ता किया। पिताजी, मैं आपके साथ खलिहान तक चलूंगा। हालांकि नाश्ते में मांस के बहुत कम टुकड़े बचे थे, ये कम से कम मांस के सूप में पकाई गई जंगली सब्जियां थीं। 2 कटोरे के बाद अर्जुन को लगा कि उसका शरीर काफी गर्म हो गया है और उसकी ताकत बढ़ने लगी है। उसने पिता देवेंद्र के साथ खलिहान जाने का सुझाव दिया। शिकारी दल सुबह वहां इकट्ठा होता था क्योंकि वे हर दिन शिकार को बांटते और वहीं से निकलते थे, और कुछ महत्वपूर्ण उपकरण भी वहीं रखे जाते थे। वे सुबह वहीं से अपने उपकरण उठाकर निकलते थे। पिता देवेंद्र ने अर्जुन पर एक नज़र डाली, ये सोचते हुए कि वह साधना का अभ्यास करने के लिए गुरु वर्मा को खोजने के लिए जल्दी जा रहा है। आज घर पर ज्यादा खाना नहीं है। अपनी साधना के अभ्यास में इतनी मेहनत मत करो। जब तक हम पर्याप्त शिकार पकड़कर वापस नहीं आ जाते तब तक इंतजार करो। अगर तुम कल मेहनत करोगे तो भी वही बात होगी।
अर्जुन ने सिर नहीं हिलाया और पिता देवेंद्र ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे दोनों एक के बाद एक खलिहान पहुंचे। शिकारी दल के सदस्य भी आ गए थे और गुरु वर्मा ने गोदाम का दरवाजा खोलकर उन्हें उपकरण बांटे। वे बस कुछ रस्सियां, भार ढोने के डंडे और जाल बिछाने के लिए कुछ टूटे हुए जाल थे। देवेंद्र भाई, नेताजी। देवेंद्र को आते देख शिकारी दल के सदस्यों ने रूखे सूखे अभिवादन किए। बिना किसी ज्यादा औपचारिकता या बेकार की बातों के सबने अपने सिर नीचे करके अपने हाथों में उपकरणों को व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया। शिकार पर जाना भले ही हर बार अपेक्षाकृत सुरक्षित बस्ती को छोड़कर विशाल जंगल में अज्ञात खतरों का सामना करने का मतलब था, लेकिन उनके लिए ये पहले से ही काम पर जाने, खाने और सोने जैसा था। यह एक दैनिक दिनचर्या थी, कुछ ऐसा जो करना ही था, इसलिए बातचीत करने लायक कुछ भी नहीं था। इसके अलावा चांदी चित्ती बाग के कारण हर किसी के दिल पर एक काला बादल हमेशा छाया रहता था और सभी का उत्साह कम था। कोई यह नहीं सोच पा रहा था कि आज की फसल खोजने के लिए किस दिशा में जाना है। हम आज इतनी जल्दी उठने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसका कोई उपाय नहीं है, हमें आज कुछ और जगहों पर देखना होगा और अपनी किस्मत आजमानी होगी। पिता देवेंद्र ने भी बस एक साधारण वाक्य कहा, बिना किसी प्रोत्साहन या भाषण के। उन्होंने गोदाम से सन की रस्सी का एक गट्ठर निकाला और उसे अपने शरीर पर लटका लिया। अर्जुन चुपचाप शिकारी दल को अपने उपकरण व्यवस्थित करते हुए देखता रहा। शुरू में कुछ नहीं कहा। 7 लोग। आज के शिकारी दल में केवल 7 लोग थे। कल राजू की टांग टूट गई थी, इसलिए वे एक और व्यक्ति कम हो गए थे। जब अर्जुन पहली बार इस दुनिया में आया था तब गांव के शिकारी दल में अभी भी 9 लोग थे। चांदी नाग को पकड़ते समय किशन चाचा घायल हो गए थे और कल राजू भी घायल हो गया था। सिर्फ कुछ ही दिनों में उन्होंने 2 लोगों को खो दिया था, जिससे उनकी युद्ध क्षमता 20% कम हो गई थी। जबकि गांव में खाने का इंतजार करने वाली आबादी कम नहीं हुई थी। एक फिल्म की एक पंक्ति जो उसने पहले सुनी थी, अर्जुन के दिमाग में गूंजने लगी। आगे की स्थिति और भी मुश्किल होती जा रही है, ये सोचते हुए उसने शिकारी दल को तैयार और निकलने के लिए तैयार देखा। अर्जुन एक पल के लिए झिझका, फिर अचानक बोला, पिताजी, मैं आज आपके साथ शिकार पर जा रहा हूँ। अध्याय 12, नंगे हाथों से सिंह बाघ जैसी शक्ति। हम। अर्जुन की बात सुनकर सबसे पहले गुरु वर्मा ने प्रतिक्रिया दी और उसकी ओर देखा। उन्होंने अर्जुन को गंभीर भाव से देखा। अर्जुन। पिता देवेंद्र ने भी आश्चर्य से अर्जुन को देखा। अरे अर्जुन, तुम इस हंगामे में क्यों शामिल हो रहे हो? तुम्हें चांदी नाग ने काटा था, तुम्हें बिस्तर से उठे कुछ ही दिन हुए हैं, है ना? शिकारी दल में से किसी ने भी कहा। बिल्कुल, तुम पहले भी हमारे साथ शिकार पर गए थे और न केवल तुम कोई शिकार पकड़ने में असफल रहे, बल्कि तुम्हें एक जहरीले सांप ने भी काट लिया। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम घर पर कुछ और दिन आराम करो। कुछ सदस्यों ने उसे छेड़ा भी, हालांकि यह अच्छी मंशा से चिंता थी। चूंकि अर्जुन लगभग 15 साल का था, उसका पूर्ववर्ती पहले ही कुछ बार शिकारी दल के साथ जा चुका था। उन कुछ मौकों पर न केवल वह मदद करने में असफल रहा, बल्कि उसने वास्तव में परेशानी खड़ी की। एक जहरीले सांप द्वारा काटे जाने से उनकी संख्या कम हो गई और बाद में जहरनाशक के लिए चांदी नाग को पकड़ने की कोशिश करते हुए उसने अप्रत्यक्ष रूप से किशन चाचा को घायल कर दिया, जिससे उनकी संख्या और कम हो गई। हालांकि अर्जुन पिछले कुछ दिनों से खलिहान में साधना का अभ्यास कर रहा था। दूसरों को वास्तव में स्थिति समझ में नहीं आई। गुरु वर्मा के अलावा यहाँ तक कि पिता देवेंद्र को भी यह नहीं पता था कि अर्जुन की ताकत में कितनी प्रगति हुई है। सबने मान लिया कि अर्जुन हाल की बीमारी के बाद कुछ स्वास्थ्य लाभ के व्यायाम करने के लिए गुरु वर्मा का अनुसरण कर रहा है। अर्जुन जैसे किसी के लिए जो घायल होने से पहले भी मजबूत नहीं था और केवल एक बोझ हो सकता था। समूह को उम्मीद नहीं थी कि वह शिकारी दल में शामिल होगा। इसके अलावा अर्जुन नेता देवेंद्र का बेटा था। पिता देवेंद्र ने अपने योगदान और हिस्से से उसका समर्थन किया, इसलिए अगर वह गांव में बस बैठकर लाभ का आनंद लेता तो ये केवल सही था। कोई कुछ नहीं कहेगा। अर्जुन, मुझे पता है कि तुम हमारे बारे में चिंतित हो और शिकारी दल की फसल के बारे में चिंतित हो, लेकिन शिकार हम पर छोड़ दो। तुम बस घर पर रहो और शांति से अपनी साधना का अभ्यास करो। पिता देवेंद्र ने अर्जुन को सांत्वना दी। उन्होंने सोचा कि अर्जुन राजू को घायल और टीम की संख्या कम होते देख बस मदद करना चाहता है। बकवास। क्या तुम्हें लगता है कि 2 दिन एक मुद्रा में खड़े रहने के बाद तुम कोई असाधारण व्यक्ति बन गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि क्योंकि मैं 2 दिनों से तुम्हारे प्रति अच्छा रहा हूं, तुमने कुछ अविश्वसनीय हासिल कर लिया है? गुरु वर्मा अपनी पहिए वाली कुर्सी को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन को डांटने लगे। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम एक चूजे की तरह कमजोर और पतले हो। तुम खुद को समझते क्या हो? कोई सदी में एक बार होने वाला साधना का विलक्षण प्रतिभा। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद तुम्हें लगता है कि तुम पत्थर की शिलाएं तोड़ सकते हो और रेत और चट्टानों को उड़ा सकते हो। अगर तुम उनके साथ बाहर जाओगे तो तुम परेशानी खड़ी करने के अलावा और क्या भूमिका निभा सकते हो? गुरु वर्मा का स्वर काफी कठोर था, इस उम्मीद में कि वह इस लड़के को, जो आसमान की ऊंचाइयों को नहीं जानता था, उससे बाहर निकाल सके। सभी की बातों का सामना करते हुए अर्जुन ने अपना सिर नहीं झुकाया। उसने गुरु वर्मा को देखा और ईमानदारी से कहा, मैं कुछ काम आऊंगा वर्मा चाचा। मैंने देह साधन कला में महारत हासिल कर ली है। अर्जुन जानता था कि सभी को समझाने के लिए उसे पहले गुरु वर्मा को समझाना होगा। गुरु वर्मा ने उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसके पहले अभ्यास के पहले दिन इस बच्चे अर्जुन ने भी शोर मचाते हुए चिल्लाया था कि उसने इसमें महारत हासिल कर ली है। इस बच्चे का झूठे अलार्म का इतिहास था, उसके शब्दों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। हाँ, क्या तुम उस बकवास को सुनना चाहते हो जो तुम बक रहे हो? मुझे यह मत बताओ कि सिर्फ कुछ ही दिनों में तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि तुमने देह साधन कला में महारत हासिल कर ली है। तुम खुद को समझते क्या हो?
एक साधु संत का पुनर्जन्म। भले ही एक साधु संत का पुनर्जन्म होता, उसके लिए पहली बार सीखने के कुछ ही दिनों में देह साधन कला में महारत हासिल करना असंभव होता। क्या तुम्हें इतनी शेखी बघारने से अपने दांत खोने का डर नहीं है? गुरु वर्मा थोड़े गुस्से में थे, उनका भाव और भी गंभीर होता जा रहा था। उन्होंने स्वीकार किया कि इन पिछले 2 दिनों में उन्होंने धीरे धीरे इस लड़के के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दिया था। जिस चीज को वह महत्व देते थे वह थी उसकी दृढ़ता और धैर्य, साधना, सीखने की कठिनाइयों को सहने की उसकी क्षमता। शायद वह वास्तव में कुछ हासिल कर सकता था। लेकिन अगर अर्जुन इस तरह की बकवास करना जारी रखता, गुरु वर्मा उसे नीची नज़र से देखेंगे। वर्मा चाचा, मैं इसे कैसे साबित करूं? अर्जुन ने ईमानदारी से पूछना जारी रखा। वह ठीक ठीक अपने दिमाग में फलक निकालकर गुरु वर्मा को नहीं दिखा सकता था, नहीं वह अपने सिर पर प्रारंभिक साधक का टैग लगाकर उसे चमका सकता था। जिस तरह से गुरु वर्मा ने अर्जुन को देखा वह पूरी तरह से बदल गया। उनकी आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। हालांकि ये देखकर कि अर्जुन बेशर्मी से मुस्कुरा नहीं रहा था, बल्कि पूरी तरह से गंभीर था। ठीक है, क्या इस बच्चे को एक भ्रम हो गया था, ये कल्पना करते हुए कि वह सफल हो गया है? शायद उसका इरादा शेखी बघारने का नहीं था, वह बस पागल हो गया है। हे, देह साधन कला में प्रवेश करने का मतलब आधिकारिक तौर पर एक साधक के मार्ग पर कदम रखना है। एक श्रेणीबद्ध खूंखार दैत्य की तरह तुम्हारे पास कम से कम सिंह बाघ जितनी शक्ति होगी। गुरु वर्मा ने बेमन से अपना हाथ हिलाया और खलिहान के किनारे पर कई पत्थर के खंडों की ओर इशारा किया। सिंह बाघ की शक्ति का सामान्य अर्थ यह है कि एक बाघ स्थिर खड़ा होकर भी अपने पंजों को घुमाकर ही 500 शेर की भारी शक्ति निकाल सकता है। अगर तुमने वास्तव में इसमें महारत हासिल कर ली है तो इन पत्थर के खंडों को उठाओ और उन्हें अपने सिर के ऊपर उठाओ, तब इसे एक सफलता माना जाएगा। अर्जुन ने गुरु वर्मा की नज़र का अनुसरण किया। वे कई ग्रेनाइट के चक्की के पार्ट थे जो मूल रूप से अनाज को पीसकर पाउडर बनाने के लिए खलिहान पर रखे गए थे। लेकिन अब भोजन की कमी थी और महीन आटा बनाने के लिए कोई अतिरिक्त अनाज नहीं था, इसलिए वे लंबे समय से बेकार पड़े थे, खलिहान के किनारे पर उल्टे पड़े थे। चक्की के पार्ट आकार में भिन्न थे, कुछ काई से ढके हुए थे। छोटे वाले 40 या 50 शेर के दिख रहे थे, जबकि बड़े वाले निश्चित रूप से 100 शेर से ज्यादा के थे। एक वयस्क खुद को जोर लगाकर 100 शेर का चक्की का पार्ट मुश्किल से उठा सकता था, लेकिन इसे आसानी से अपने सिर के ऊपर उठाना इतना सरल नहीं होगा। ये देखकर अर्जुन का दिल उत्तेजित हो गया और वह चक्की के पार्टों की ओर चला गया। उसने कल रात देह साधन कला में एक सफलता हासिल की थी और एक साधक बन गया था। उस समय वह ज्यादा अंतर नहीं देख सका, सिवाय इसके कि उसकी मांसपेशियां और हड्डियां पूरी रात दुख रही थीं। एक रात के आराम और नाश्ते में 2 कटोरे मांस का सूप पीने के बाद अर्जुन ने आखिरकार अपने शरीर के भीतर कुछ बदलाव महसूस किए, एक अभूतपूर्व शक्ति। अर्जुन ने अपने हाथ रगड़े, एक पल के लिए सोचा और फिर छोटे चक्की के पार्ट को गले लगा लिया। उठ! अर्जुन चिल्लाया। धड़ाम! अर्जुन, सावधान! भीड़ में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि अर्जुन को अपने शरीर में नई शक्ति का स्पष्ट अंदाजा नहीं था। उसने बहुत ज्यादा बल का इस्तेमाल किया। उसने चक्की का पार्ट छीन लिया और उसे आसानी से अपने सिर के ऊपर उठा लिया। उसने उसे बहुत दूर उठा लिया, बची हुई शक्ति खत्म नहीं हुई थी और चक्की के पार्ट से पीछे की ओर गति के कारण अर्जुन अपनी पीठ के बल गिर गया। चक्की का पार्ट उसकी छाती पर भारी दबाव डाल रहा था। अर्जुन, तुम ठीक हो? पिता देवेंद्र आगे बढ़े, उनकी आंखें चिंता से चौड़ी थीं और उनका चेहरा चिंतित था। खांस खांस, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। इससे पहले कि पिता देवेंद्र अर्जुन के ऊपर से चक्की का पार्ट उठा पाते, अर्जुन ने उसे सहजता से एक तरफ धकेल दिया। फिर वह हड़बड़ी में अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जल्दबाजी में पिता देवेंद्र ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा, लेकिन गुरु वर्मा अर्जुन की स्थिति देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, एक 15 साल के बच्चे को आसानी से 50 शेर का चक्की का पार्ट अपने सिर पर उठाते हुए छोड़ दें। अभी अभी अर्जुन का गिरना भी साधारण नहीं था। अगर कोई साधारण व्यक्ति गिरता और उसकी छाती पर इतना भारी चक्की का पार्ट गिरता, वह मरता नहीं तो अपनी आधी जान गंवा देता, कम से कम बहुत देर तक जमीन पर पड़ा रहता, तब जाकर वह प्रतिक्रिया दे पाता। वह इतना सहज कैसे हो सकता है? इस बच्चे की शारीरिक सहनशक्ति और चोट सहने की क्षमता एक साधारण व्यक्ति से कहीं ज्यादा थी। हालांकि गुरु वर्मा को संदेह था, उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ लोग खतरनाक स्थितियों में एक अचानक शक्ति प्रतिक्रिया करते हैं जो उनके शारीरिक स्तर को उनके सामान्य स्तर से कहीं ज्यादा कर देती है। शायद अर्जुन इस स्थिति में था, अचानक शक्ति उसे सहारा दे रही थी और उसने अभी तक दर्द का एहसास नहीं किया था। अर्जुन आसानी से खड़ा हो गया, पिता देवेंद्र को सहारा नहीं देने दिया। पिताजी, मैं ठीक हूँ, मैं अभी तैयार नहीं था, लेकिन अब मैं तैयार हूँ। ये कहने के बाद अर्जुन ने अपने हाथ रगड़े और अगले बड़े चक्की के पार्ट को देखा। उठ! निश्चित रूप से 100 से ज्यादा वजन वाला बड़ा चक्की का पार्ट भी अर्जुन ने आसानी से उठा लिया। वाह, मैं बता नहीं सकता, क्या अर्जुन में सच में दैवीय शक्ति है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, सच में प्रभावशाली। अरे, क्या ऐसा हो सकता है कि चांदी नाग द्वारा काटे जाने के बाद अर्जुन भी बदल गया हो? शिकारी दल के सदस्य चर्चा करने से खुद को नहीं रोक सके, आश्चर्य के उद्गार निकालते हुए। और यह सब नहीं था, अर्जुन ने बड़े चक्की के पार्ट को अपने सिर पर उठाया और यहाँ तक कि कई बार साफ सुथरे तरीके से ऊपर नीचे किया, जैसे कि वह एक भारोत्तोलक हो। धड़ाम! अर्जुन को लगा कि यह पर्याप्त भारी नहीं है और उसने बड़े चक्की के पार्ट को जमीन पर गिरा दिया। वह झुका, 100 से ज्यादा वजन वाले 2 चक्की के पार्टों को एक साथ रखा और उन्हें धीरे धीरे उठाया। साफ सुथरा ऊपर नीचे। वाह, इतना शक्तिशाली! वह जरूर 300 से ज्यादा होगा।
बहुत अच्छा अर्जुन, क्या ये सच में चांदी नाग द्वारा काटे जाने का प्रभाव हो सकता है? सभी और भी चकित हो गए, यहाँ तक कि पिता देवेंद्र भी अर्जुन को खाली आंखों से घूर रहे थे। गुरु वर्मा का चेहरा और भी चकित था, उनकी आंखें टिमटिमा रही थीं। इस तरह देखने पर मुझे भी खुद को काटने के लिए एक चांदी नाग ढूंढना चाहिए। हे भगवान, क्या तुम मरना चाहते हो? दूसरों ने भी ऐसी शांत टिप्पणियां की। धड़ाम, अर्जुन ने अपने हाथों में 2 चक्की के पार्ट गिरा दिए, उसके माथे पर हल्का पसीना आ गया, उसकी सांस थोड़ी तेज हो गई। वर्मा चाचा, क्या आप देखते हैं? क्या मैंने इसमें महारत हासिल कर ली है? अर्जुन मुड़ा और एक मुस्कान के साथ गुरु वर्मा को देखा। उसकी नज़र में न तो गर्व था और न ही शेखी, वह बस इस मामले की पुष्टि करना चाहता था। ये सुनकर गुरु वर्मा ने पलकें झपकाईं, एक ऐसा भाव दिखाया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। गुरु वर्मा के ज्ञान के अनुसार कोई भी व्यक्ति सिर्फ 4 या 5 दिनों में देह साधन कला में महारत हासिल नहीं कर सकता था। एक 15 साल का नौजवान जो कुछ समय पहले तक एक मुर्गी को बांधने की भी ताकत नहीं रखता था, कुछ ही दिनों में एक श्रेणीबद्ध साधक बन गया। यह कोई मजाक है। फिर भी इस समय अर्जुन का प्रदर्शन एक बार फिर गुरु वर्मा की समझ को जोरों से धो रहा था। गुरु वर्मा ने अपना मुंह खोला, बड़बड़ाते हुए एक पूरा वाक्य नहीं कह पा रहे थे। काफी देर बाद वह अपने शब्दों को व्यवस्थित करने में कामयाब रहे। लेकिन एक सच्चा साधक अपने नंगे हाथों से 500 शेर की भारी शक्ति लगा सकता है। गुरु वर्मा का मतलब था कि अर्जुन ने केवल 300 से ज्यादा का चक्की का पार्ट उठाया था और पहले से ही पसीना और हाँफ रहा था। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, ये ठीक आसान भी नहीं था। इसलिए गुरु वर्मा ने इस संदेह के बिंदु को पकड़कर अपने अविश्वास का समर्थन किया कि अर्जुन ने अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर ली है। ये सुनकर अर्जुन को नहीं पता था कि हंसे या रोए। उसने एक व्यंग्यात्मक चेहरे के साथ कहा, वर्मा चाचा, मैंने कल रात ही इसमें महारत हासिल की है। जब से मैंने महारत हासिल की है तब से अब तक मैंने केवल 2 कटोरे जंगली सब्जी का सूप पिया है। क्या आपके पास एक और जंगली तीतर है? उसे मेरे खाने के लिए पका दीजिए और मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। मैं भी एक बार में 500 शेर का पत्थर का चक्की का पार्ट उठा सकूंगा। अध्याय 13 सींग वाले हिरण का शिकार। खूंखार दैत्यों के जंगल में अर्जुन के गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर शिकारी दल कांटों और झाड़ियों को काटता हुआ जंगल में आगे बढ़ रहा था। अर्जुन, यहाँ देखो, यह एक जानवरों का रास्ता है। ये वह मार्ग है जिसे तेज दांत वाले खरगोश आमतौर पर भोजन की तलाश और अपने घोंसले में लौटने के लिए अपनाते हैं। शिकारी दल में से किसी ने चुपचाप अर्जुन को निर्देश दिया, उसके साथ जंगल में शिकार का कुछ अनुभव साझा किया। किसी ने एक बार कहा था कि दुनिया में मूल रूप से कोई सड़क नहीं थी, जब बहुत से लोग एक रास्ते पर चलते हैं तो वह एक सड़क बन जाती है। लेकिन यहाँ खूंखार दैत्यों के जंगल में मनुष्यों की संख्या जंगली जानवरों और खूंखार दैत्यों से कहीं कम है। केवल कुछ शिकारियों पर भरोसा करके घने जंगल में कोई भी बड़ी सड़क बनाना असंभव है। इसलिए हर बार जब शिकारी दल शिकार पर जाता है तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए कांटों को तोड़ना पड़ता है। घने जंगल में वनस्पति बेतहाशा और बिना किसी रोक टोक के उगती है। अक्सर कल चला गया रास्ता आज कांटों से ढक जाता है। हालांकि गांव में शिकारी दल हर दिन बाहर जाता है, उनकी गतिविधि का दायरा बड़ा नहीं है। क्योंकि रास्ते मुश्किल हैं, वे गांव के चारों ओर लगभग 30 से 50 किलोमीटर के क्षेत्र तक ही सीमित हैं। वापस आने जाने में उन्हें अंधेरा होने से पहले गांव वापस भी पहुंचना होता है। जंगल में हालांकि जंगली जानवरों द्वारा बनाए गए कुछ रास्ते हैं। अनुभवी शिकारी इन रास्तों का उपयोग जंगली जानवरों का पता लगाने और उनका पीछा करने के लिए करते हैं, जिससे वे शिकार पकड़ते हैं। हालांकि तेज दांत वाले खरगोशों का यह अड्डा पहले ही हमारे द्वारा शिकार किया जा चुका है और अब हमारे पेट में है। 2 दिनों से भी कम समय में ये जानवरों का रास्ता भी धीरे धीरे खरपतवार और कांटों से ढक जाएगा, जंगल में गायब हो जाएगा। उस व्यक्ति ने फिर कहा। अर्जुन ने आगे और बाईं ओर घास में खरगोश की लीद को देखा और सिर हिलाया। उसने जंगल में जीवित रहने और शिकार के ज्ञान को लगन से आत्मसात किया। वह सफलतापूर्वक शिकारी दल में शामिल हो गया और आज के शिकार अभियान में भाग लिया। क्योंकि गुरु वर्मा आधे अधूरे मन से संदेह में थे, उन्होंने अस्थायी रूप से विश्वास कर लिया कि अर्जुन ने अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर ली है। इसके अलावा भले ही अर्जुन की चरम अवस्था में वह केवल 300 से ज्यादा उठा सकता था, गांव और शिकारी दल की नजरों में वह अद्वितीय था, एक दुर्लभ दृश्य। चूंकि अर्जुन ने ऐसी क्षमता प्रदर्शित की, बेशक उसे बाहर आकर शिकार करना था और गांव में दूसरों के प्रयासों पर जीना जारी नहीं रख सकता था। शिकारी दल को कर्मियों में महत्वपूर्ण नुकसान हुआ, लेकिन गांव में खिलाने वाले मुंह कम नहीं हुए थे। अर्जुन, इस नई शक्ति का जुड़ना युद्ध क्षमता में एक कमी को भरने के लिए ठीक था। इस समय अर्जुन भी एक भला पकड़े हुए था। एक शिकारी चाकू उसकी कमर में घुसा हुआ था और उसकी पीठ पर एक जानवर की खाल का थैला था जिसमें कुछ विविध वस्तुएं थीं। अर्जुन, तुमने अभी कहा था कि तुम्हारा पेट नहीं भरा है। अगर तुम पेट भरकर खाओगे तो तुम्हारी ताकत और बढ़ जाएगी। हमारे पास अभी भी कुछ पका हुआ मांस है और हमने अभी कुछ जंगली फल तोड़े हैं। तुम्हें पहले कुछ खा लेना चाहिए। एक और शिकारी झुका और अर्जुन के पास आया, उसके हाथों में कुछ खाना था। अरे चंदन चाचा, अर्जुन ने दूसरे व्यक्ति के हाथ में पके हुए हिरण के मांस को देखा और स्तब्ध रह गया। ये तुम्हारा सूखा राशन है जो तुम लाए हो, तुम्हें इसे दिन भर खुद खाना होगा। मैं तुम्हारा खाना नहीं ले सकता। अर्जुन ने दूसरे पक्ष के दयालु प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। चंदन चाचा मुस्कुराए और बोले, हम में से कोई भी तुम्हारी तरह मजबूत नहीं है। अगर तुम खाओगे और अधिक ताकत हासिल करोगे तो ये शिकार के लिए एक बड़ी मदद होगी। चंदन चाचा ने एक सरल और ईमानदार मुस्कान दिखाए और जबरदस्ती वस्तुओं को अर्जुन के हाथों में रख दिया।
समान स्वभाव के लोग एक साथ रहते हैं। हालांकि वे सर्वनाश के जंगल में थे, अर्जुन के गांव का नेता देवेंद्र एक अपेक्षाकृत नेक व्यक्ति था। इस दुनिया में उसे एक संत भी माना जा सकता था। इसलिए अर्जुन के गांव में इकट्ठे हुए लोगों का हृदय स्वभाव बुरा नहीं था, वे सभी काफी सरल और ईमानदार थे। अर्जुन ये भी जानता था कि पिता देवेंद्र इस सर्वनाश में लगभग एक संत की तरह क्यों काम करते थे, इन लोगों को आत्मरक्षा के लिए एक गांव बनाने के लिए इकट्ठा करते थे। यह उसकी और उसकी छोटी बहन दो बोझों के कारण था। चाहे पिता देवेंद्र अकेले शिकार करने में कितने भी कुशल क्यों न हो, उन्हें अपने बच्चों को सुरक्षित रूप से घर पर छोड़ने से पहले रसद संभालने के लिए लोगों की जरूरत थी। अर्जुन ने धन्यवाद कहा, खाना लिया और चलते चलते खाने लगा। यह उसका पहली बार शिकार पर जाना था और उसे अनिश्चितता महसूस हो रही थी। हालांकि उसे एक साधक बनने में एक अजीब आत्मविश्वास था, अगर वह अपनी सबसे मजबूत स्थिति में वापस आ सकता। उसका आत्मविश्वास निश्चित रूप से बहुत अधिक होगा। सब लोग ध्यान दो, हम आगे घने जंगल से बाहर निकलने वाले हैं और टूटी सड़क के खंडहरों से गुजरेंगे। टूटी सड़क के खंडहरों के आसपास का क्षेत्र समतल है और बहुत कमाड़ है, इसलिए सभी सतर्क रहें। हमें डर है कि घने जंगल में क्रूर जीव और जंगली जानवर हमें दूर से देख रहे होंगे। आगे चल रहे पिता देवेंद्र अचानक मुड़े और कुछ शब्द पुकारे। ये सुनकर शिकारियों के भाव और गंभीर हो गए और उन्होंने सिर हिलाया। लगभग 10 मिनट और चलने के बाद अर्जुन ने पाया कि आगे का दृश्य अचानक खुल गया। ऐसा लगा जैसे वे आदिम जंगल से निकलकर एक मैदान में आ गए हों। अर्जुन आगे चल रहे शिकारी के कदमों का बारीकी से अनुसरण कर रहा था। जहां भी वह व्यक्ति कदम रखता, वह उसका अनुसरण करता। इस तरह उसने अनावश्यक खतरे को कम से कम किया। जैसे ही वह चला, अर्जुन ने जमीन में एक अंतर देखा। ये सामान्य मिट्टी से ज्यादा कठोर है। उत्सुकतावश अर्जुन ने अपने पैर की उंगली का उपयोग करके जमीन पर खरपतवार और मिट्टी को एक तरफ धकेल दिया। अरे, जैसे ही कुछ परिचित चीज दिखी, अर्जुन ने तेजी से खुरचना शुरू कर दिया। 2-3 ठोकरों के बाद एक नम काली डामर की सड़क की सतह अर्जुन की आंखों के सामने आ गई। क्या यह एक राजमार्ग का हिस्सा है? पहाड़ों के बीच एक राजमार्ग। अर्जुन खुद से बड़बड़ाया। तुरंत बाद उसने अचानक सिर उठाया और अपने आसपास का सर्वेक्षण किया। दूर नहीं, उसने खरपतवार का एक अपेक्षाकृत ऊंचा ढेर देखा और दरारों से जंग लगे रंग की हल्की झलक दिखाई दे रही थी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर अर्जुन वहां गया, खरपतवार को एक तरफ धकेला और देखा कि अंदर क्या है। यह एक छोटी कार का मलबा है। केवल जंग लगा ढांचा बचा है और यह लगभग पूरी तरह से जंग खा चुका है। कोई भी हटाने योग्य हिस्से गायब हैं। ये जगह पहाड़ों से होकर गुजरने वाला एक द्रुतगामी मार्ग लगता है। बस समय इन निशानों को मिटाने वाला है। ये देखकर अर्जुन के विचार कुछ धुंधले हो गए। इस दुनिया में आने के बाद उसने हमेशा सोचा था कि वह पिछड़ी तकनीक वाली दुनिया में आ गया है। शायद पृथ्वी पर देर से किंग और शुरुआती गणराज्य का स्तर या और भी आदिम। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि बस बाहर निकलकर वह इस दुनिया में एक उन्नत सभ्यता के अस्तित्व के निशान खोज लेगा। अर्जुन, तुम क्या सोच रहे हो? पीछे मत रहो। उस धातु के ढेर में क्या दिलचस्प है? मैंने सुना है कि ये पहले दैत्य आपदा से पहले पीछे छोड़े गए थे। ये 100 साल से भी ज्यादा पुराने प्राचीन वस्तुएं हैं। एक शिकारी अर्जुन के पास से गुजरा, एक स्पष्टीकरण दिया और अर्जुन के विचारों को बाधित किया। अर्जुन वास्तविकता में वापस आया और जल्दी से टीम के साथ हो लिया। राजमार्ग के दोनों किनारे अपेक्षाकृत समतल थे, जिससे शिकारी दल चलते समय बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इसलिए सभी ने अपना उत्साह बढ़ाया, क्षेत्र से जल्दी से गुजरने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हुए और सावधानी से चारों ओर देखते हुए। शिकारी दल को डर था कि उनकी क्षमता से परे के जंगली जानवर पास के घने जंगल से उन्हें चुपके से देख रहे होंगे। ऐसी स्थिति में अगर कोई जंगली जानवर बाहर निकल आता तो अनभिज्ञ शिकारी दल को बहुत नुकसान होता। हम जल्दी से टूटी सड़क के खंडहरों से गुजरेंगे और उत्तर की ओर बढ़ते रहेंगे। हम पिछले कुछ दिनों के मार्ग पर टिके रहेंगे और रास्ते में कल लगाए गए जालों की जांच करेंगे। पिता देवेंद्र चलते चलते आज की शिकार योजना की व्यवस्था कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने बोला, वह एक पल के लिए झिझके। हम आज जल्दी निकले, इसलिए हमारे पास काफी समय है। मैं अभी भी हिरणों के झुंड के आवास पर एक नज़र डालना चाहता हूँ। सुरक्षा के लिए हम बस दूर से देखेंगे। अगर हम पुष्टि कर लेते हैं कि चांदी चित्ती बाघ वहां नहीं है, तो हम एक बड़ा शिकार करने का कोई तरीका निकालेंगे। आप सभी क्या सोचते हैं? पिता देवेंद्र के बोलने के बाद उनके पीछे के शिकारियों के भाव बदल गए। सभी के चेहरे कन्फ्लिक्टेड भावनाओं से भरे थे। वे हिरण का शिकार करना चाहते थे। सींग वाले फूलदार हिरण बहुत आक्रामक नहीं होते, इसलिए उनका शिकार करने में बहुत कम जोखिम होता है। इसके अलावा वे बहुत बड़े होते हैं और हिरण का मांस बहुत पौष्टिक होता है। 2 को पकड़ना पूरे गांव को 1 या 2 दिन खिलाने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन सभी को चांदी चित्ती बाघ का भी डर था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर उन्हें हिरणों के झुंड को छोड़ने और अन्य योजनाएं बनाने के लिए कहा जाता तो वे अनिच्छुक होते। वे सभी अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। शायद चांदी चित्ती बाघ बस गुजर रहा था। शायद उसने कल पेट भर खा लिया था और आज चला गया था। आखिरकार शिकारी दल के लिए जंगल में भोजन प्राप्त करना मुश्किल है, लेकिन चांदी चित्ती बाघ जैसे खूंखार दैत्य के लिए भोजन हर जगह है। वह इस हिरणों के झुंड को उतना महत्व नहीं दे सकता जितना शिकारी दल देता है। हम आपके नेतृत्व का अनुसरण करेंगे देवेंद्र भाई। नेताजी, आप फैसला करें। हम दूर से एक त्वरित नजर डालेंगे ताकि यह पुष्टि हो सके कि वह जानवर वहां है या नहीं। अगर वह सच में है तो हमारे पास अभी भी भागने का समय है। ठीक है, अभी भी जल्दी है। थोड़ी देर के लिए देरी करने में कोई हर्ज नहीं है।
शिकारी दल कुछ देर झिझका, फिर पिता देवेंद्र के फैसले से सहमत हो गया। समूह उत्तर की ओर निकल पड़ा। भीड़ में अर्जुन ने ये सुनकर अपने हाथ भींच लिए। प्राथमिक खूंखार दैत्य चांदी चित्ती बाघ या एक अर्ध प्राथमिक खूंखार दैत्य। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, नहीं उसने शेखी बघारी की चांदी चित्ती बाघ कुछ भी नहीं है और वह उससे निपट लेगा। उसे अनिश्चितता महसूस हो रही थी। एक नौसिखिया साधक, फिर भी एक पूर्ण जंगल का नौसिखिया। शिकारी दल उत्तर की ओर बढ़ा। रास्ते में कल लगाए गए कई शिकार जालों से गुजरा। ये छोटे और मध्यम आकार के जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्गों को खोजने के बाद जानवरों के रास्तों पर लगाए गए साधारण फंदे जाल या जमीनी कील जाल थे। हालांकि फसल बहुत बड़ी नहीं थी। कुछ ब्रोकेड पंख वाले पहाड़ी मुर्गियां और एक गैर उत्परिवर्तित जंगली खरगोश। हालांकि व्यक्तिगत रूप से उनका वजन 2-3 सेर प्रत्येक था अर्जुन के गांव के कई मुंह के लिए। ये कुछ नहीं से बेहतर था। वे 2 घंटे और चले। घने जंगल में उन्होंने जो रास्ता लिया वह घुमावदार और टेढ़ा मेढ़ा था, जिससे दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि वे अब गांव से 20 से लगभग 30 किलोमीटर दूर थे। समूह सुबह जल्दी निकला था और आसमान में सूरज दोपहर के करीब पहुंच रहा था। ये शिकारी दल की सीमा दूरी मानी जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें अभी भी शिकार करना और वापस लौटना था। निश्चित रूप से आगे चल रहे पिता देवेंद्र रुक गए और सभी धीरे धीरे एक घेरे में इकट्ठा हो गए। अगर हम 10 मिनट और चलते हैं तो हम उस घास के मैदान को देखेंगे जहां हिरणों का झुंड इकट्ठा होता है। कल मैंने हमारे बाईं ओर एक छोटी पहाड़ी देखी जो एक ऊंची जमीन है। चलो पहले वहां जाकर निरीक्षण करते हैं। हमें ध्यान से देखना होगा। केवल उस जानवर चांदी चित्ती बाघ के खतरे के बिना ही हम चित्तीदार हिरण का शिकार शुरू कर सकते हैं। ये केवल 10 मीटर ऊंची एक छोटी पहाड़ी थी। अर्जुन दूसरों के पीछे पीछे गया और चोटी पर लेट गया। खरपतवार को एक तरफ धकेलने के बाद दृश्य अचानक खुल गया। वे सीधे आगे कई 100 मीटर की दूरी पर एक छोटा जंगल का तालाब देख सकते थे। तालाब के किनारे घास का एक मैदान था जहां कुछ छोटे जानवर भोजन कर रहे थे। चित्तीदार हिरणों का झुंड, वे अभी भी यहीं हैं। एक शिकारी ने धीमी आवाज में कहा। जो जानवर बहुत छोटे थे उनमें शिकारियों की कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें पकड़ना मुश्किल था और उनसे ज्यादा मांस नहीं मिलता था। लेकिन सींग वाले फूलदार हिरण जो छोटे तालाब के किनारे घास के मैदान पर 2 और 3 के समूहों में थे, ने सभी के मुंह में पानी ला दिया। 18-19 कल की तुलना में कम से कम 3 सिर कम हैं। किसी ने गिना। चांदी चित्ती बाघ ने जरूर उनका शिकार किया होगा। वह कमीना जानवर। उसने अपनी सांस के नीचे श्राप दिया। चलो चलें नेताजी, घबराओ मत, ध्यान से देखो, अपनी नजर दूर तक डालो और चांदी चित्ती बाघ को खोजो। अध्याय 14 बाघ का वध पहली बार। शिकारी दल ने पूरी एकाग्रता से काफी देर तक देखा, लेकिन उन्हें चांदी चित्ती बाघ का कोई सुराग नहीं मिला। इस समय यहां तक कि आदतन सतर्क पिता देवेंद्र भी खुद को ललचाने से नहीं रोक सके। स्पष्ट रूप से चांदी चित्ती बाघ इस समय छोटे तालाब के पास नहीं था और शायद बहुत पहले ही जा चुका था। वरना ये चित्तीदार हिरण और अन्य छोटे जानवर इतने इत्मीनान और आराम से कैसे हो सकते थे। जानवरों की खतरे की धारणा कभी कभी मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र होती है। वे दूर से ही खूंखार दैत्यों और प्राकृतिक दुश्मनों की गंध भी सूंघ सकते हैं। आज हम ये करेंगे। कुछ समय के मूल्यांकन और सुरक्षित होने की पुष्टि के बाद पिता देवेंद्र ने एक निर्णायक निर्णय लिया। आज यहाँ आने में हमने पहले ही बहुत समय बिता दिया है। जालों से भी फसल संतोषजनक नहीं रही है। अगर हम इस चित्तीदार हिरणों के झुंड को छोड़ देते हैं तो आज सभी भूखे घर जाएंगे। पिता देवेंद्र ने एक गंभीर भाव से कहा। तुरंत बाद उन्होंने जल्दी और व्यवस्थित रूप से एक विस्तृत शिकार योजना की व्यवस्था की। पिता देवेंद्र की नज़र तालाब के बाईं ओर घने जंगल की ओर गई। फिर उन्होंने कहा, पिछली बार हमने जो गड्ढा जाल बनाया था वह अभी भी वहीं है। उन जानवरों ने उसे नष्ट नहीं किया है। आज भी पिछली बार की तरह होगा। कुछ लोग चित्तीदार हिरणों के झुंड को हाँकने और मारने के लिए पीछे से घेरा डालेंगे। याद रखना, हाँकने वाले समूह को पूरी ताकत लगानी होगी, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें हिरणों के झुंड को गड्ढे जाल की ओर हाँकना होगा। दूसरे लोग जाल के पास छिपेंगे, मारने का अवसर पकड़ेंगे और साथ ही चित्तीदार हिरणों के झुंड के भागने के रास्ते का मार्गदर्शन और सुधार करेंगे। ये जानवर ऊर्जा से भरे हैं, उन्हें सीधे मारना बेहद मुश्किल है। जाल का उपयोग करना सफलता की सबसे अधिक संभावना वाला तरीका है। पिता देवेंद्र वास्तव में शिकारी दल के नेता होने के योग्य थे। उनकी व्यवस्थाएं स्पष्ट और सुव्यवस्थित थीं। सभी उनकी व्यवस्था से आश्वस्त थे और अपने अपने काम ले लिए इस महत्वपूर्ण शिकार अभियान को शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन, मेरे साथ रहो और जाल के बगल में घात लगाकर लेटो। तुम आक्रमण पर नहीं जा सकते। तुम हमारे द्वारा लगाए गए जालों के स्थानों से परिचित नहीं हो। अगर तुम गलती से खुद ही गिर गए तो यह विनाशकारी होगा। इसके अलावा तुम्हारे पास अनुभव की कमी है। तुम जो भी करो उन्हें चौंकाना मत, बस सबके पीछे पीछे चलो और सीखो। पिता देवेंद्र ने अर्जुन से निजी तौर पर बात की। उनका स्वर गंभीर और सच्चा था। अर्जुन ने बिना बहस किए सिर हिलाया। वह इस यात्रा पर कम बोलने, ज्यादा सुनने, ज्यादा करने और ज्यादा सीखने की मानसिकता के साथ आया था। एक बात याद रखना, एक बार जब तुम्हें अवसर मिल जाए तो तुम्हें तेज, सटीक और निर्दयी होना होगा। पिता देवेंद्र ने एक और वाक्य जोड़ा। फिर अर्जुन और कुछ अन्य लोगों को लेकर तालाब के एक किनारे की ओर चले गए। यह एक घास के मैदान और घने जंगल के बीच का संगम था। खरपतवार बहुत ज्यादा उगी हुई थी, जो आधे आदमी की ऊंचाई तक पहुंच रही थी। जैसे ही वे कुछ लोग घास में दुबके, उनके शरीर तुरंत छिप गए। चिलचिलाती धूप आसमान में ऊंची लटकी हुई थी, पृथ्वी को बेरहमी से झुलसा रही थी।
घास का मैदान विभिन्न जहरीले कीड़ों से भरा था और सूखी घास से धूल हर जगह उड़ रही थी। किसी के शरीर पर गिरने और पसीने के साथ मिलने पर यह एक ही समय में असहनीय रूप से गर्म और तीव्र खुजली महसूस कराता था। हालांकि पिता देवेंद्र और अन्य ने अपने दांत भींच लिए और कोई आवाज नहीं की। क्षेत्र में केवल कुछ तनावपूर्ण और तेज सांसें ही बची थीं। अर्जुन ये देखकर चुपचाप अपना मुंह बंद कर लिया, जरा भी शोर करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने हाथ में भाला कसकर पकड़ लिया, मन ही मन जानता था कि असली शिकार अब शुरू होने वाला है। वो दूर से अचानक एक अजीब सीटी की आवाज आई जिसने चुप्पी तोड़ दी। तुरंत बाद अव्यवस्थित और भारी कदमों की एक श्रृंखला गूंज उठी। अर्जुन उत्सुक था और अवचेतन रूप से ऊपर देखना चाहता था। धैर्य रखो, शांत रहो। चित्तीदार हिरणों को तुम्हें जल्दी देखने मत देना, वरना वे बाद में इस तरफ भागने की हिम्मत नहीं करेंगे। पिता देवेंद्र ने धीमी आवाज में फुसफुसाया, उनका स्वर तनाव और सतर्कता से भरा था। हे हाँ, कदम और करीब आते गए, साथ में शिकारियों की जोशीली चीखें भी थीं। मैंने एक चित्तीदार हिरण को मारा, मैंने एक चित्तीदार हिरण को मारा। एक शिकारी ने उत्साह से चिल्लाया, उसकी आवाज उत्तेजना और खुशी से भरी थी। एक जाल में गिर गया, हमें दूसरा मिल गया है, किसी और ने जोर से जवाब दिया, अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं पा रहा था। बचे हुए चित्तीदार हिरण घबराहट में थे, आंखें मूंदकर उस ओर दौड़ रहे थे जहां अर्जुन और अन्य छिपे हुए थे। अब समय है, मारो। पिता देवेंद्र दहाड़े, उनकी आवाज एक गूंजती घंटी की तरह थी जैसे ही वह अचानक घास से बाहर निकले। मारो शब्द पिता देवेंद्र के मुंह से निकलने से पहले ही उनके हाथ में भाला बिजली की तरह निकल गया। बहुत बढ़िया नेताजी, आपने उसे मार दिया, किसी ने जोर से जयकार की। यह मरा नहीं है, इसकी टांग लंगड़ी हो गई है लेकिन यह अभी भी दौड़ रहा है। पिता देवेंद्र बड़बड़ाए, जल्दी से अपनी कमर से शिकारी चाकू निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पीछा किया। ये देखकर अन्य शिकारियों ने भी घायल चित्तीदार हिरण को जाल की ओर हाँकने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ने के लिए मौन समन्वय किया। निश्चित रूप से थोड़ी देर बाद शिकारी जयकारों और चीखों में फूट पड़े। हाँ, ये गिर गया, चुपचाप हमारा भोजन बन जाओ, तुम्हें लगता है कि तुम लंगड़ाते हुए भाग सकते हो। ये तीसरा है। अफसोस की बात है कि दूसरे चित्तीदार हिरण पकड़ने के लिए बहुत दूर भाग गए, लेकिन ये ठीक है, 3 चित्तीदार हिरण सामान्य से बेहतर फसल है। अर्जुन ने अपना भाला पकड़ा और वहां खाली खड़ा रहा, उत्साहित शिकारियों को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध महसूस कर रहा था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक असली शिकार ऐसा दिखेगा। सब कुछ ही मिनटों के भीतर हुआ, इतनी तेजी से कि यह चकरा देने वाला था। इस हद तक कि अर्जुन के प्रतिक्रिया देने या बिल्कुल भी मदद करने से पहले शिकार पहले ही अपने अंत के करीब था। हालांकि अर्जुन ने इस बार कम से कम शिकारी दल के मौन सहयोग को देखा था। इस स्तर पर शिकार सामूहिक समन्वय पर जोर देता था। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक अकेला अनुभवी शिकारी इतनी भरपूर फसल प्राप्त कर सकता था। ये सोचते हुए अर्जुन अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। उसके दिल में एक कड़वी मुस्कान थी। कुछ ही क्षण पहले उसने सोचा था कि चूंकि वह एक साधक है, वह पिता देवेंद्र और अन्य से कुछ अलग है, लेकिन अभी अभी चित्तीदार हिरण की बिजली जैसी तेज प्रतिक्रिया की गति का सामना करते हुए अर्जुन को लगा कि अगर वह अकेला आया होता तो शायद उसने एक भी हिरण का बाल नहीं छुआ होता। दूर नहीं, शिकारियों को देखते हुए जो जाल के चारों ओर हाँफ रहे थे और दिल से हंस रहे थे। अर्जुन आत्म तिरस्कार में हंसने से खुद को नहीं रोक सका। वह पहले सच में घमंडी था। ये सोचना कि एक शिकारी ने पहले उसके हाथ में पका हुआ मांस भी डाल दिया था। उसने वास्तव में विश्वास कर लिया था कि उसे बहुत सम्मान दिया जाता है और वह टीम में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ऐसा लगता था कि भले ही उसकी शारीरिक तंदुरुस्ती दिव्य शक्ति की मदद से सुधर गई हो, जंगल में युद्ध और उत्तरजीविता का अनुभव कुछ ऐसा था जिसे दिव्य शक्ति सीधे उसे नहीं दे सकती थी। मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। इस विचार पर अर्जुन की उस भाले पर पकड़ जिसे वह कसकर पकड़े हुए था अनजाने में ढीली हो गई। उसने आगे चलना शुरू कर दिया। मदद करने का इरादा था। कम से कम एक प्रारंभिक साधक के रूप में अर्जुन में काफी ताकत थी। वह कम से कम चित्तीदार हिरण को गड्ढे जाल से बाहर निकालने में मदद करने के लिए कुछ प्रयास कर सकता था। तभी अर्जुन के कान थोड़े हिले। उसने अपने पीछे एक हल्की सी हलचल सुनी जो हल्के कदमों की तरह लग रही थी। अर्जुन चौंक गया और उसके दिल में तुरंत संदेह की एक लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से अपने सामने के क्षेत्र को स्कैन किया। उसकी नज़र सतर्कता से भरी थी। अर्जुन के गांव के शिकारी दल के सभी 7 शिकारी आगे थे। तो उसके पीछे वह कौन हो सकता है? क्या कोई और चित्तीदार हिरण हो सकता है जो दूर नहीं भागा था? ये खुद को साबित करने का सही अवसर था। अर्जुन बहुत खुश था। उसकी लड़ने की भावना तुरंत प्रज्वलित हो गई जैसे ही वह घूमा। अब जब उसने प्रतिक्रिया दे दी थी, वह इस चित्तीदार हिरण को अपने हाथ से फिसलने नहीं दे सकता था। आओ! अर्जुन के चेहरे पर खुशी मुश्किल से आधे सेकंड के लिए ही दिखाई दी थी कि वह तुरंत ही पूर्ण आतंक में बदल गई। जो सामने से आया वह उसकी उम्मीद के मुताबिक चित्तीदार हिरण नहीं था, बल्कि एक खूनी खुला हुआ विशाल जबड़ा था। चांदी चित्ती बाघ। अर्जुन! जानवर की दहाड़ सुनकर सभी शिकारियों ने अपने सिर घुमाए और अलार्म की चीखें निकालीं। पिता देवेंद्र का दिल डर से लगभग फट गया। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि जब तक उन्होंने देखा चांदी चित्ती बाघ पहले ही ऊंची छलांग लगा चुका था। अर्जुन की ओर एक क्लासिक झपट्टा मार रहा था। बहुत देर हो चुकी थी। इस जानवर ने शिकारी दल के चित्तीदार हिरणों के झुंड को मारते समय अराजकता का फायदा उठाकर चुपके से घात लगाने के लिए घुसपैठ की थी। अर्जुन का दिमाग तुरंत खाली हो गया। हालांकि वह अभी भी एक साधक बनने की ऊंची महत्वाकांक्षा रखता था, यह इस अचानक खतरे से बह गया। किस तरह का साधक अपने पहले दुश्मन के लिए इंच भर दूर एक खूनी जबड़े जैसे भयानक दृश्य का सामना करता है?
इस स्थिति में नीले ग्रह के एक 15 वर्षीय लड़के को छोड़ दें, यहाँ तक कि एक 25 वर्षीय पृथ्वी की आत्मा भी इसका सामना नहीं कर सकती थी। घबराहट में अर्जुन के पास केवल इतना समय था कि वह भाले को अपने सामने क्षैतिज रूप से पकड़ सके, उसे दोनों हाथों से मजबूती से टिकाए, बाघ के मुंह और उसके सिर के बीच की जगह को रोकते हुए। धड़ाम, चांदी चित्ती बाघ नीचे गिरा, उसके सामने के पंजे भाले की शाफ पर भारी रूप से पड़े। इसका वजन कई सौ सेर था और इसकी तेज गति के साथ विशाल जड़ता ने अर्जुन को जमीन पर जोर से पटक दिया, उसे खरपतवार में फंसा दिया। अर्जुन, पिता देवेंद्र ने तीखी चीख निकाली, उनकी आवाज़ निराशा और चिंता से भरी थी। उनका भला अभी भी चित्तीदार हिरण की टांग में फंसा हुआ था। हाथ में कोई काम का लंबा हथियार न होने के कारण उन्होंने अपना शिकारी चाकू पकड़ा और इस ओर लापरवाही से दौड़े। दूसरे शिकारी भी होश में आ गए और एक संक्षिप्त झिझक के बाद वे सभी ऐसे दौड़े जैसे उनकी जान की कोई परवाह न हो। लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। वे अर्जुन से कम 20 मीटर दूर थे। इस समय दूर का पानी पास की आग नहीं बुझा सकता था। कड़ाक अर्जुन के हाथ में भाले की शाफ्ट आखिरकार चांदी चित्ती बाघ की विशाल शक्ति का सामना नहीं कर सकी और टूट गई। बाघ के पंजों में से एक ने अर्जुन के कंधे पर बेरहमी से वार किया, उसके शरीर का आधा हिस्सा मिट्टी में गहरा धंसा दिया। इसने अर्जुन के बाएं कंधे पर कई चौंकाने वाले बड़े घाव भी कर दिए। इस घटना के बाद अर्जुन को इतना दर्द हुआ कि वह अचानक होश में आ गया। ताकत के मामले में वह प्रतिद्वंद्वी से बहुत कमजोर नहीं लग रहा था। बस भाले की शाफ्ट बहुत नाजुक थी और पर्याप्त मजबूत नहीं थी। भाला खुद एक साधारण भाले जैसा हथियार था जिसका सिर सुअर काटने वाले चाकू जैसा था और सिर सहित इसकी कुल लंबाई 2 मीटर से ज्यादा नहीं थी। इस चीज को सामान्य रूप से लंबी दूरी के हमलों के लिए फेंका जा सकता था या मध्यम से छोटी दूरी की लड़ाई के लिए भाले के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। यह उन साधारण लोगों के लिए उपयुक्त था जिनके पास पाश्विक शक्ति तो थी लेकिन वे युद्ध कला की दिनचर्या नहीं जानते थे। आखिरकार 1 इंच अतिरिक्त लंबाई का मतलब 1 इंच अतिरिक्त ताकत थी। बस इस जंगली गांव में भाले की शाफ्ट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री वास्तव में पर्याप्त अच्छी नहीं थी, ताकत बहुत कम थी। उस स्थिति में शिकारी चाकू की ताकत पर्याप्त होनी चाहिए। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर यह विचार अर्जुन के दिमाग में कौंधा। उसका दाहिना हाथ अभी भी भाले का टूटा हुआ आधा हिस्सा पकड़े हुए था, केवल एक हाथ की ताकत का उपयोग करके बाघ के मुंह के नीचे के दबाव का विरोध कर रहा था। उसने दांत भींचे, अपने बाएं कंधे से आने वाले तेज दर्द को सहते हुए। उसके बाएं हाथ ने उसकी कमर से शिकारी चाकू निकाला। शिकारी दल द्वारा सुसज्जित शिकारी चाकू मोटे तौर पर 40 से 50 सेंटीमीटर लंबे गंडासे के आकार के थे। आखिरकार भाला मध्यम से लंबी दूरी की लड़ाई के लिए था, जबकि शिकारी चाकू केवल भाला फेंकने के बाद नजदीकी बचाव के लिए था। ज्यादातर इसका उपयोग कांटों को काटकर रास्ता साफ करने के लिए किया जाता था, इसलिए शिकारी चाकू बहुत लंबे या उच्च गुणवत्ता वाले नहीं थे। हालांकि वर्तमान में चांदी चित्ती बाघ के नीचे फंसे होने पर शिकारी चाकू की लंबाई इस स्थिति के लिए ठीक थी। अर्जुन ने दांत भींचे और शिकारी चाकू उठाया, उसे चांदी चित्ती बाघ की छाती में जोर से घोंप दिया। छपाक 40 सेंटीमीटर लंबे शिकारी चाकू का लगभग आधा ब्लेड अंदर धंस गया था। खून तुरंत बाहर निकल आया। खुल जा, ये खत्म नहीं हुआ था। अर्जुन ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करके शिकारी चाकू को जोर से नीचे खींचा। छपाक उसने शिकारी चाकू को सीधे चांदी चित्ती बाघ की छाती से नीचे उसके पेट तक खींच लिया। आओ चांदी चित्ती बाघ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने पीड़ा की एक तीखी चीख निकाली। दृश्य आधे सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर अर्जुन ने अचानक महसूस किया कि उस पर दबाव कम हो गया है। चांदी चित्ती बाघ द्वारा लगाई गई ताकत तुरंत गायब हो गई। केवल उसका अपना शरीर का वजन ही अर्जुन पर दबाव डाल रहा था। हो गया, मैंने एक बाघ को मार डाला। मैंने एक खूंखार दैत्य को मार डाला। मैंने एक खूंखार दैत्य को मार डाला, तो मेरे संभावित अंक या निपुणता क्यों नहीं बढ़ी? क्या मेरी दिव्य शक्ति एक दोषपूर्ण संस्करण है? क्या इसने मुझे मेरे पुरस्कारों से धोखा दिया? विचारों की एक श्रृंखला एक पल में अर्जुन के दिमाग से गुजर गई। अतीत में वुसोंग था जिसने एक बाघ से लड़कर अपना नाम कमाया, हजारों वर्षों तक इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। आज अर्जुन ने भी एक बाघ को मारकर अपनी शुरुआत की। हवाला इससे पहले कि अर्जुन अपनी उपलब्धि का आनंद ले पाता, खून और गंदगी की एक विशाल बदबू ने उसे मारा। चांदी चित्ती बाघ का पेट फट गया था और उसकी कटी हुई इंद्रियां और अंग अर्जुन पर बिखर गए, लाल और हरे, एक पूरी गड़बड़ी। वाह, ये बहुत ज्यादा है ओब। ये तीव्र लड़ाई एक पल में हुई। जब पिता देवेंद्र दौड़े तो उन्होंने जो देखा वह अर्जुन का शरीर बाघ के शव के बगल में झुका हुआ था, अनियंत्रित रूप से उल्टी कर रहा था। अध्याय 15 जंगली भेड़िया गांव के डाकू। अर्जुन, तुमने सचमुच हमारी आंखें खोल दी। बिल्कुल, अर्जुन का प्रदर्शन बस दिव्य था। किसने सोचा होगा कि राजसी चांदी चित्ती बाघ वास्तव में अर्जुन द्वारा निपटा दिया जाएगा। अर्जुन, तुम्हारी ताकत बस स्वर्ग विरोधी है। तुमने सचमुच हमारे शिकारी दल का नाम रोशन किया है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस क्षण तुमने कदम बढ़ाया अर्जुन, तुमने सीधे उस चांदी चित्ती बाघ को नीचे गिरा दिया। तुम अद्भुत हो अर्जुन, तुम हमारे शिकारी दल के भाग्यशाली सितारे हो। तुम्हारे साथ हमें भविष्य में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं होगी। छोटे तालाब के किनारे एक हल्की हवा चल रही थी और पानी धीरे धीरे लहर रहा था। अर्जुन साफ तालाब के पानी के पास खड़ा था, अपना शरीर धो रहा था। छलकते पानी की बूंदें सूरज के नीचे एक क्रिस्टलीय प्रकाश के साथ चमक रही थीं। शिकारी किनारे के चारों ओर इकट्ठे थे, बाघ के शव को संसाधित करने में व्यस्त थे। इस बाघ को पहले ही अर्जुन ने फाड़ दिया था। अगर वे इसे जल्दी से संसाधित नहीं करते तो इसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं होता। और अर्जुन ने वास्तव में इस समय अपनी क्षमता साबित कर दी थी, जो वहां मौजूद सभी से कहीं ज्यादा थी।
उसने वास्तव में अकेले ही एक बाघ को मार डाला था। शिकारियों की लगातार शेखी और प्रशंसा के बीच अर्जुन उनकी नज़रों में एक बाघ वध करने वाला नायक बन गया था। जैसे ही अर्जुन ने अपने शरीर से गंदगी धोई, उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव आने से नहीं रोक सका। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि उसने सफलतापूर्वक चांदी चित्ती बाघ को मार डाला था, ये और भी इसलिए था क्योंकि चांदी चित्ती बाघ के खतरे के बिना यहाँ का हिरणों का झुंड शिकारी दल का स्थायी भोजन स्रोत बन जाएगा। वे चित्तीदार हिरणों का शिकार करने के लिए लगातार यहाँ आ सकते थे और काफी समय तक उन्हें भोजन की कमी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। भीड़ में पिता देवेंद्र ने अर्जुन के कंधे पर घाव को दिल के दर्द के साथ देखा। अर्जुन के शारीरिक सुदृढ़ीकरण के कारण घाव वास्तव में उतना भयानक नहीं था जितना कोई कल्पना कर सकता है। इसने हड्डियों या टेंडन्स को नुकसान नहीं पहुंचाया था। मैं ठीक हूँ पिताजी। अर्जुन ने अपना बायां हाथ उठाया, उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। पिता देवेंद्र को बहुत ज्यादा चिंता न करने का संकेत दे रहा था। पिता देवेंद्र ने सिर हिलाया, फिर अपना सिर घुमाकर बाघ के शव की सावधानीपूर्वक जांच की। धीरे धीरे पिता देवेंद्र का माथा कसकर सिकुड़ गया, जो दो गहरी खाइयों जैसा लग रहा था। 1 मिनट रुको, कुछ गड़बड़ है, पिता देवेंद्र ने अचानक कहा। उनकी आवाज आसपास के शोर को तोड़ रही थी। सभी ने अपनी हैरान नजरें पिता देवेंद्र की ओर घुमाई, यह न जानते हुए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। पिता देवेंद्र धीरे धीरे बाघ के शव के चारों ओर एक चक्कर में चले। उनकी आंखें मशालों की तरह थी, जैसे उन्होंने सावधानी से देखा और कहा, यह बाघ वह नहीं लगता जिसे हमने कल देखा था। हालांकि कल ये केवल एक जल्दबाजी की नजर थी, मुझे लगा कि कल का बाघ बड़ा था, कम से कम 400 से 500 पाउंड। पिता देवेंद्र ने भौहें से कुढ़ी, अपने शब्दों को व्यवस्थित किया और जारी रखा। अगर हम कहें कि कल का चांदी चित्ती बाघ एक साधारण बछड़े के आकार का दिखता था, तो ये बाघ ज्यादा से ज्यादा 200 से 300 पाउंड का है। ये केवल एक वयस्क भेड़िए से थोड़ा बड़ा है और कल वाले से बहुत छोटा है। पिता देवेंद्र के शब्दों ने तुरंत सभी को प्रबुद्ध कर दिया। एक शिकारी ने तब कहा, अब जब नेताजी इसका उल्लेख कर रहे हैं तो मुझे भी याद है, कल के बाघ की धरियां चांदी के साथ चमक रही थीं, जो चांदी चित्ती बाघ की विशेषताओं से मेल खाती थीं। लेकिन आज वाला, इसकी धारियां ज्यादातर भूरी हैं और इसका फर कल के उस बाघ की तरह चमकीला नहीं है। उसे यह कहते सुनकर कई शिकारियों ने कल के विवरण को याद किया और एक के बाद एक उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। पिता देवेंद्र ने एक पल के लिए सोचा और कहा, कल के चांदी चित्ती बाघ की तुलना में यह एक शावक की तरह ज्यादा दिखता है। ये सुनकर अर्जुन का भाव जम गया, जैसे कि पाले से मारा गया हो। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे मारना मुश्किल नहीं लगा। उसके जैसा एक नौसिखिया शून्य युद्ध अनुभव के साथ केवल थोड़ी सी ताकत पर भरोसा करके आसानी से पलटवार कर सकता था। तो यह एक असली चांदी चित्ती बाघ नहीं था, इसे केवल एक शावक माना जा सकता था। ये बाघ शायद एक उत्परिवर्तित खूंखार दैत्य भी नहीं माना जा सकता था। अरे नहीं, पिता देवेंद्र का चेहरा अचानक आतंक से भर गया। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं जैसे ही उन्होंने तालाब के किनारे बाघ के शव की ओर अपनी नजर डाली। अगर यह बाघ एक चांदी चित्ती बाघ शावक है तो चीजें बहुत खराब हैं। इसका मतलब है कि पास में कम से कम 2 वयस्क चांदी चित्ती बाघ हैं, एक नर और एक मादा। वे अभी पास में हैं। ये सुनकर शिकारियों के भाव नाटकीय रूप से बदल गए, जैसे कि वे अचानक काले बादलों से घिर गए हों। नहीं, हमें चित्तीदार हिरण लेकर तुरंत इस जगह को छोड़ देना चाहिए। अभी, पिता देवेंद्र ने तत्काल आदेश दिया। उनकी आवाज चिंता और तनाव से भरी थी। शिकारियों ने भी तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा और कार्रवाई में जुट गए। सौभाग्य से इस यात्रा पर वे 8 थे। घायल अर्जुन के अलावा 7 अन्य थे। जोड़ों में उन्होंने प्रत्येक ने एक चित्तीदार हिरण उठाया। शिकारी दल छोटे तालाब से चौंके हुए पक्षियों की तरह भाग गया, गांव की ओर भाग रहा था। उन्होंने चांदी चित्ती बाघ शावक का शव लेने की भी हिम्मत नहीं की। सबसे पहले, वे सब कुछ नहीं ले जा सकते थे। दूसरे, यहाँ संभवतः 2 वयस्क चांदी चित्ती बाघ थे, जो असली श्रेणीबद्ध खूंखार दैत्य थे। अगर शिकारी दल ने उनके शावक को मार डाला और फिर उसके शव के साथ खुले तौर पर वापस चले गए। चांदी चित्ती बाघ अपने शावकों की गंध से बेहद परिचित थे। वे निश्चित रूप से पागल हो जाएंगे और सभी का पीछा करते हुए अर्जुन के गांव तक जाएंगे। सबसे खराब स्थिति में पूरे गांव को अपार खतरे का सामना करना पड़ सकता है। अतीत में भले ही कोई खूंखार दैत्य अर्जुन के गांव से गुजरता, अगर वह बाढ़ के फाटकों को नहीं तोड़ पाता तो वह हार मान लेता। लेकिन क्या होगा अगर ये 2 चांदी चित्ती बाघ होते जो अपने बच्चे को खोने के दुख से पागल हो गए हों। उन्होंने जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की। शिकारी दल घर लौटने के लिए उत्सुक था। उनके पैर हवा की तरह चले और वे जल्द ही टूटी सड़क पर पहुंच गए। उन्होंने वापसी की आधी से ज्यादा यात्रा पहले ही तय कर ली थी और चांदी चित्ती बाघों से कुछ दूरी पर थे। सभी ने आखिरकार अपनी तनावपूर्ण नसों को थोड़ा आराम दिया। 6 शिकारी जोड़ों में सामने चित्तीदार हिरण ले जा रहे थे, जबकि पिता देवेंद्र पहले के तीतरों और खरगोशों के साथ पीछे थे। अर्जुन भी पिता देवेंद्र के पास ही रहा। वह पीछे देखता रहा, अभी भी चांदी चित्ती बाघ शावक के बारे में कुछ अनिच्छा महसूस कर रहा था। अर्जुन मांस के लिए बेहद भूखा था। चूंकि चांदी चित्ती बाघ श्रेणीबद्ध खूंखार दैत्य थे, भले ही उनका शावक अभी तक वहां नहीं था, उसके मांस और खून में निश्चित रूप से कुछ विशेष प्रभाव होंगे। इसके अलावा साधारण बाघ का मांस भी हिरण के मांस से ज्यादा पौष्टिक था। अर्जुन, देखना बंद करो, यह एक विशेष स्थिति है। वह खूंखार दैत्य शावक कुछ ऐसा नहीं है जिसे हमें छूना चाहिए। पिता देवेंद्र ने अपना सिर हिलाया और अर्जुन को सच्चे शब्दों के साथ पुकारा। अर्जुन ने सिर हिलाया और अनिच्छा से अपनी नजर वापस ले ली। पिता देवेंद्र का निर्णय निस्संदेह सही था। अर्जुन इससे बहस नहीं कर सकता था।
विशेष रूप से जब से शिकारियों ने समझाया था कि बाघों में गंध की बेहद गहरी समझ होती है। अगर वे बाघ शावक को अपने साथ ले जाते, यह एक नक्शे पर चांदी चित्ती बाघों के लिए एक स्पष्ट रास्ता बनाने जैसा होगा जो उन्हें सीधे अर्जुन के गांव तक ले जाएगा। हालांकि अर्जुन बाघ का मांस खाना चाहता था और एक चांदी चित्ती बाघ शावक को मार सकता था, उसने इस समय ये गारंटी देने की हिम्मत नहीं की कि वह दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए दो असली प्राथमिक खूंखार दैत्यों से निपट सकता है। घटक। अर्जुन ने जोर से निगला और असहाय होकर अपना सिर हिलाया। भूल जाओ, मैं अभी अभी एक साधक बना हूं और मैं अभी भी बहुत अनुभवहीन हूं। कोई जल्दी नहीं है, बहुत समय है। जब मैं पर्याप्त मजबूत हो जाऊंगा, मैं अकेले बाहर जाऊंगा, उन दो चांदी चित्ती बाघों को मारूंगा और उन्हें खाने के लिए घर लाऊंगा। अर्जुन ने इस तरह खुद को सांत्वना दी। उसमें समझदारी की भावना थी, वह लालची या अधीर नहीं था। आज 3 चित्तीदार हिरणों की फसल के साथ उनके पास अगले 2 दिनों के लिए पर्याप्त मांस होगा। इसके अलावा चूंकि अर्जुन के परिवार से 2 लोग आज शिकार पर आए थे, उनका हिस्सा बड़ा होगा, कम से कम 20 से 30 पाउंड हिरण का मांस। पर्याप्त मांस के साथ वह साधना का अभ्यास जारी रख सकता था। वह और भी मजबूत होता रह सकता था। अर्जुन ने आगे टीम द्वारा ले जाए जा रहे 3 चित्तीदार हिरणों को देखा, उसका दिल प्रत्याशा से भरा था। आज रात भरपूर मांस के साथ उस छोटी पेटुलता को एक दावत मिलने वाली है। मैं उसके लिए उसके सपनों का 1 पाउंड मांस फिर से भून सकता हूं। अर्जुन ने एक मुस्कान के साथ कहा, उसका चेहरा अपनी बहन के प्रति दुलार से भरा था। पिता देवेंद्र ने भी एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अचानक आगे चल रहे शिकारी अचानक रुक गए। क्या हो रहा है? पिता देवेंद्र का माथा थोड़ा सिकुड़ गया, उनकी तलवार जैसी भौहें एक साथ बुनी गईं जैसे ही वह जल्दी से आगे बढ़े। नेताजी, देखिए, एक शिकारी ने अपने कंधे से भार ढोने का डंडा नीचे उतारा और दूर नहीं इशारा किया। पिता देवेंद्र ने देखने के लिए अपनी आंखें सिकुड़ीं। उसने देखा कि दूर कुछ कार के मलबे के ऊपर कई लोग बिखरे हुए खड़े थे। कुछ ने लंबी कृपानें पकड़ रखी थीं, कुछ ने ऊंचे भाले और कुछ ने तो धनुष और बाण भी पकड़ रखे थे, जो किसी भी क्षण गोली चलाने के लिए तैयार थे। लोगों का ये समूह अर्जुन के गांव के शिकारी दल का यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहा था। दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से तैयार होकर आया था। पिता देवेंद्र का भाव बदल गया और उनकी आंखें तुरंत गंभीर हो गईं। ये जंगली भेड़िया बाड़ा के लोग हैं। परसों जब हम चित्तीदार हिरणों को गांव वापस ला रहे थे, हम यहाँ उनसे मिले थे। नेताजी, एक शिकारी ने दूसरे पक्ष की पहचान बताई। उसका चेहरा गंभीर हो गया जैसे ही वह करीब आया। उसने अपनी आवाज़ धीमी की और कहा, जंगली भेड़िया बाड़ा की बहुत खराब प्रतिष्ठा है। जब उन्होंने हमें पिछली बार चित्तीदार हिरण का शिकार करते देखा तो वे शायद ईर्ष्या से भर गए। उन्होंने पिछली बार कार्रवाई नहीं की क्योंकि उनके पास ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन इस बार वे हमें रोकने के लिए और लाए हैं। हमें क्या करना चाहिए नेताजी? पिता देवेंद्र का भाव गंभीर था। उन्होंने अपना हाथ नीचे दबाया, सभी को शांत रहने का संकेत दिया। अपना भाला पकड़कर वह दृढ़ कदमों के साथ टीम के सामने चला गया। जंगली भेड़िया बाड़ा के लोगों का सामना करने की तैयारी कर रहा था। अर्जुन ने जंगली भेड़िया बाड़ा के बारे में जानकारी के लिए अपनी याददाश्त को जल्दी से खोजा। जंगली भेड़िया बाड़ा इस खूंखार दैत्य जंगल के 100 मील के दायरे में एक और उत्तरजीवी बस्ती थी। अर्जुन के गांव के सरल और ईमानदार लोगों के विपरीत जंगली भेड़िया बाड़ा की शैली अहंकारी और दबंग थी। नाम से ही पता चल सकता था, जंगली भेड़िया बाड़ा डाकुओं का एक अड्डा जैसा था। इसके अलावा जंगली भेड़िया बाड़ा अर्जुन के गांव से कई मायनों में अलग था। वे केवल सक्षम युवा पुरुषों को लेते थे और बुजुर्गों, कमजोरों, महिलाओं और बच्चों को सख्ती से मना कर देते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास खिलाने के लिए कोई अतिरिक्त मुंह नहीं था। नतीजतन जंगली भेड़िया बाड़ा का युवा शिकारी दल अर्जुन के गांव से बहुत बड़ा था और उनकी व्यक्तिगत शारीरिक तंदुरुस्ती भी बहुत बेहतर थी। संक्षेप में, इस जंगली जंगल में जंगली भेड़िया बाड़ा के शिकारी दल का सामना करने पर अर्जुन के गांव के लिए कोई लाभ प्राप्त करना मुश्किल था। अतीत में अर्जुन के गांव को दूसरे पक्ष द्वारा अपना शिकार चुराए जाने के कई दर्दनाक अनुभव हुए थे। तो ये जंगली भेड़िया बाड़ा के सरदार सूरज हैं। सरदार जी, अपने बाड़े के शिकारी दल को एक भाग्य बनाने के लिए नेतृत्व कर रहे हैं। आपकी फसल जरूर बहुत अच्छी हुई होगी। मैं सोच रहा हूं कि उप सरदार हमें हमारा रास्ता रोककर क्या सलाह देना चाहते हैं। नेता के रूप में पिता देवेंद्र बातचीत करने के लिए आगे बढ़े। वह जंगली भेड़िया बाड़ा समूह से 30 मीटर दूर रुक गए और उन्हें जोर से नमस्कार किया। चूंकि दूसरे पक्ष के पास धनुष और बाण थे, पिता देवेंद्र ने बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की। हाँ, अगर ये देवेंद्र नहीं है, हमारी कोई फसल नहीं हुई है, हम कैसे एक भाग्य बना सकते हैं? लेकिन अगर तुम देवेंद्र अपना शिकार हमारे साथ साझा करते हो तो हम वास्तव में एक भाग्य बना लेंगे। जंगली भेड़िया बाड़ा के नेता उप सरदार ने एक सुस्त और उदासीन तरीके से बात की। उसका स्वर बेशर्म, बेपर्दा डकैती का था। पिता देवेंद्र का चेहरा तुरंत बदल गया और शिकारी सभी गुस्से में थे लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनका आंतरिक रोष फ्यूरियसली जल रहा था। 21वीं सदी की पृथ्वी पर रहने के आदि किसी व्यक्ति के रूप में अर्जुन को ऐसे बेशर्म शब्द सबसे असहनीय लगे। उसने अपना भाला कसकर पकड़ लिया, आगे बढ़ने के लिए तैयार। आवेश में मत आओ, अपने बाएं और दाएं देखो। एक शिकारी प्रतिक्रिया देने में तेज था, अर्जुन को पीछे खींच रहा था और उसे किनारों को देखने का संकेत दे रहा था। ये वही शिकारी था जिसने आज सुबह अर्जुन को पका हुआ मांस दिया था। अर्जुन ने उसकी नज़र का अनुसरण किया। ये पता चला कि बाएं और दाएं दोनों तरफ लोगों के 2 अन्य समूह दूर खड़े थे। प्रत्येक में लगभग 7 या 8 लोग थे। वे सभी जंगली भेड़िया बाड़ा से थे। कुल मिलाकर 20 थे, जो अर्जुन के गांव के शिकारी दल को 3 तरफ से घेरे हुए थे।
अर्जुन का भाव गहरा हो गया, उसका चेहरा भावनाओं के एक जटिल मिश्रण से भरा था। अर्जुन के गांव से केवल 8 लोग थे, 20 से ज्यादा की एक घेरने वाली ताकत का सामना करते हुए, जिन पर भले और तीर तने हुए थे। अर्जुन आवेश में आना चाहता था, फिर भी वह हिम्मत नहीं कर सका। अगर अर्जुन अकेला होता तो शायद उसने एक नए पदोन्नत साधक के रूप में अपने नए आत्मविश्वास का उपयोग किया होता, सब कुछ नजरअंदाज करने और एक भव्य नरसंहार के लिए दौड़ने के लिए। लेकिन अर्जुन के पास कोई अनुभव नहीं था। अगर वह लापरवाही से काम करता तो परिणाम अनिश्चित था, और उसके पास वहां मौजूद चाचाओं और बड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता नहीं थी। अर्जुन, मुझे पता है कि तुम अभी अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर सकते। मुझे ये भी पता है कि तुम घुटन महसूस कर रहे हो, लेकिन फिर भी आवेश में मत आओ। शिकारी ने अर्जुन को कसकर पकड़ रखा था और उसे धीमी आवाज में आगाह किया। जंगली भेड़िया बाड़ा से उलझना नहीं है। भले ही अर्जुन अब एक साधक है, हम उन्हें आसानी से उकसा नहीं सकते। न केवल वे हमसे संख्या में कहीं ज्यादा हैं, बल्कि उनमें से ज्यादातर की शारीरिक तंदुरुस्ती भी हमसे बेहतर है। हम बस जानवरों से लड़ने के कौशल वाले लोग हैं, लेकिन इन लोगों ने वास्तव में जंगल में इंसानों को मारा है। इसके अलावा जंगली भेड़िया बाड़ा के पहले और दूसरे नेता भी तुम्हारी तरह अर्जुन जन्मजात दैवीय शक्ति वाले लोग हैं। अफवाहें हैं कि वे दोनों साधक हैं, निर्दयी पुरुष जो अपने नंगे हाथों से शेरों और बाघों को मार सकते हैं। अध्याय 16 बाघ को हाँक कर भेड़िए को खिलाना। उपसरदार मजाक कर रहे हैं। पिता देवेंद्र ने अपने दिल में गुस्से को दबाया, एक मजबूर मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। हमारा अर्जुन का गांव और जंगली भेड़िया बाड़ा दोनों इसी पर्वत श्रृंखला में पैदा हुए थे। इन वर्षों में अर्जुन के गांव को जंगली भेड़िया बाड़ा की देखभाल भी मिली है। इस बार एक दूसरे का सामना करना भी भाग्य है। हम आपके लिए सबसे भारी चित्तीदार हिरण को हमारी पड़ोसी दोस्ती के प्रतीक के रूप में छोड़ने की योजना बना रहे हैं। जैसे ही पिता देवेंद्र बोले, उनके चापलूसी भरे भाव ने गहरे अपमान और लाचारी को प्रकट किया। जंगली भेड़िया बाड़ा के उपसरदार ने बिल्कुल भी कोई सराहना नहीं दिखाई। उसने अपनी आंखें चौड़ी की, जो शत्रुता से भरी थी, और पिता देवेंद्र को फ्यूरियसली घूरा। क्या मैंने गलत सुना? या देवेंद्र, क्या मैंने तुम्हें सच में बहुत ज्यादा चेहरा दिया है? उपसरदार की आवाज गरज की एक गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। एक चित्तीदार हिरण? क्या तुम एक भिखारी को खारिज कर रहे हो? तीनों चित्तीदार हिरणों को पीछे छोड़ दो। तुम जंगली मुर्गियों और खरगोशों को ले जा सकते हो। उपसरदार ने दबंगई से चिल्लाया, उसका स्वर बातचीत के लिए कोई जगह नहीं छोड़ रहा था। ये सुनकर पिता देवेंद्र की आंखों की गहराई में तुरंत अपमान की एक झलक कौंध गई। उनके होंठ थोड़े कांपे और फिर वह चुप हो गए। अर्जुन के गांव के शिकारियों ने भी यह अनुचित मांग सुनी, और उनमें से प्रत्येक ने अपने कंधों पर से शिकार नीचे रख दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने हाथों में भाले कसकर पकड़ लिए। उनके पो बल से सफेद हो गए। दूसरा पक्ष उन्हें जीने का कोई रास्ता नहीं दे रहा था, इसलिए कहने के लिए और कुछ नहीं था। अतीत में भले ही उन्हें लूटा जाता, उन्हें इतनी अच्छी तरह से साफ नहीं किया जाता था। इस समय पिता देवेंद्र पीछे मुड़े, उनकी तीखी नजर कई शिकारियों पर घूमी, और उन्होंने उत्सुक अर्जुन को एक कठोर नजर दी, उसके आवेग को रोक दिया। ओप सरदार, हमें जीने का एक रास्ता छोड़ दो। पिता देवेंद्र ने भी अपने हाथ में भाला कस लिया। उनका चेहरा दृढ़ था, अभी अभी के चापलूसी भरे भाव से पूरी तरह से रहित। हे हा, इसे देखो, चींटियां गुस्से में हैं और अपनी जान के लिए लड़ना चाहती हैं। न केवल उपसरदार ने अर्जुन के गांव के शिकारी दल के रवैये को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि वह दोनों तरफ अपने अधीनस्थों के साथ मजाक भी करने लगा। ये सुनकर जंगली भेड़िया बाड़ा के लोग भी अनर्गल हंसी के एक दौरे में फूट पड़े। अर्जुन के गांव की तरफ सभी चुप रहे, लेकिन भाले पकड़े उनकी उंगलियों के पो और भी सफेद होते गए। उनका गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फटने वाला था। हा, उपसरदार थोड़ी देर के लिए बेतहाशा हंसा, फिर पिता देवेंद्र को देखने के लिए वापस मुड़ा। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, उपसरदार ने शब्द दर शब्द कहा, उसका स्वर धमकी से भरा था। एक और शब्द और खून बहेगा। ये कहने के बाद उपसरदार ने अर्जुन के गांव के लोगों को तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ नीचे देखा, जैसे कि वध की प्रतीक्षा कर रहे भेड़ों के झुंड को देख रहा हो। अब अर्जुन के गांव की बारी थी एक निर्णय लेने की। पिता देवेंद्र के चेहरे पर त्वचा लगातार फड़क रही थी, और उनकी आंखों में तीव्र चिंतन और झिझक कौंध गई। अर्जुन का गांव जंगली भेड़िया बाड़ा के खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार जब वे ऐसा करते तो ये लगभग निश्चित रूप से उनके कुल विनाश में समाप्त होता। भले ही 2 लोग भाग सकते, ये पूरे अर्जुन के गांव के लिए अर्थहीन होता। अर्जुन के गांव के शिकारी दल में वैसे भी बहुत सदस्य नहीं थे। अगर उन्हें आधे से ज्यादा हताहतों का सामना करना पड़ता और अन्य घायल हो जाते, तो यह अर्जुन के गांव में दर्जनों की पूरी आबादी के लिए एक विनाशकारी झटका होता। दूसरी ओर जंगली भेड़िया बाड़ा वास्तव में आसानी से कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। एक कोने में फंसा खरगोश भी काटता है। अर्जुन के गांव के शिकारी दल के सदस्य भी जंगल में अनुभवी शिकारी थे। एक हताश पलटवार जंगली भेड़िया बाड़ा को भी खून बहाएगा, या यहाँ तक कि हताहतों का कारण भी बन सकता है। इस जंगल में जहाँ याव जानवर घूमते थे, कोई चिकित्सा की स्थिति नहीं थी। कोई भी यादृच्छिक चोट एक बहुत बड़ा बोझ होगी। सिर्फ 3 चित्तीदार हिरणों को छीनने के लिए अर्जुन के गांव के साथ मौत तक लड़ना वास्तव में इसके लायक नहीं था। दूसरे पक्ष को डराना और बिना खून बहाए उनकी अधिकांश फसल प्राप्त करना सबसे अच्छा विकल्प था। सबसे महत्वपूर्ण बात, जंगली भेड़िया बाड़ा के पास अर्जुन के गांव के शिकारी दल को मारने का कोई कारण नहीं था। अर्जुन के गांव के शिकारी दल को रखना लीक रखने जैसा था। यह आय का एक स्थायी स्रोत था। भविष्य में जब भी वे उन्हें देखते, वे समय समय पर एक और राशि छीन सकते थे। क्या यह अद्भुत नहीं होगा? कार्रवाई करके हताहतों का जोखिम उठाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि कार्रवाई करने या न करने की पहल
वास्तव में जंगली भेड़िया बाड़ा के हाथों में थी। अर्जुन का गांव शक्ति के इस खेल में बिल्कुल कमजोर स्थिति में था और केवल निष्क्रिय रूप से स्वीकार कर सकता था। पिता देवेंद्र भी इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। वह पीछे मुड़े और अपने पीछे के शिकारियों पर एक नज़र डाली। कई लोगों ने पिता देवेंद्र की नज़र से मिलने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप अपना सिर झुका लिया। पिता देवेंद्र ने अपने दिल में समझ लिया और अपने पक्ष के अधिकांश का निर्णय जान लिया। हर कोई धमकाए जाने का आदी था। वास्तव में जब तक जीने का कोई रास्ता था, वे अपनी जान के लिए लड़ने को तैयार नहीं थे। अगर वे एक चित्तीदार हिरण को शिकार के रूप में छोड़ सकते तो सभी का मूल इरादा प्रस्तुत करने का था। अर्जुन को छोड़कर अर्जुन की आंखों में एक उत्सुक भाव था। लेकिन पिता देवेंद्र ने अर्जुन की राय की परवाह नहीं की। उन्हें बहुमत के लिए जिम्मेदार होना था। ठीक है, हमें विश्वास है कि उप सरदार अपना वचन रखेंगे। हम 2 चित्तीदार हिरणों को यही मौके पर छोड़ देंगे। मुझे उम्मीद है कि उप सरदार अपने आदमियों को लेकर चले जाएंगे और हमें जाने देंगे। पिता देवेंद्र ने असहाय होकर अपना हाथ हिलाया। हालांकि शिकारी दल के सदस्य अनिच्छा से भरे थे, उन्होंने फिर भी 2 चित्तीदार हिरण नीचे रख दिए। इसका क्या मतलब है उप सरदार? पिता देवेंद्र ने गुस्से से दहाड़ा। वे पहले ही अपना अधिकांश शिकार सौंप चुके थे, लेकिन जंगली भेड़िया बाड़ा के उप सरदार ने अभी भी रास्ता बनाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। हे देवेंद्र, कोई जल्दी नहीं। मेरे पास एक और सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा। अगर तुम सही जवाब देते हो तो हम तुरंत रास्ता बना देंगे। उप सरदार के चेहरे पर एक घृणित मुस्कान थी। क्या सवाल? उप सरदार के कौशल और ज्ञान दोनों मुझसे ज्यादा हैं। मैं शायद आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। पिता देवेंद्र के दिल में एक अशुभ पूर्वाभास उमड़ पड़ा। ये बहुत आसान है, तुम निश्चित रूप से मुझे एक संतोषजनक जवाब दे पाओगे। उप सरदार मुस्कुराया और बोला, मुझे बताओ, तुमने जो हिरणों का झुंड पाया है वह कहाँ है? तुमने लगातार 2 बार चित्तीदार हिरण पकड़े हैं और हम दोनों बार तुमसे मिले हैं। मुझे यह मत बताओ कि तुमने एक हिरणों का झुंड नहीं पाया है। ये सुनकर अर्जुन के गांव के लोग स्तब्ध रह गए और फिर उनके चेहरे गुस्से से भर गए। क्या चोर है? तो दूसरा पक्ष इसके पीछे था। जंगली भेड़िया बाड़ा ने अर्जुन के गांव के शिकारी दल को रोकने के लिए इतने सारे लोग भेजे थे और यह कभी भी सिर्फ इन 2 या 3 चित्तीदार हिरणों के लिए नहीं था। अर्जुन के गांव की फसल के आधार पर उन्होंने यह अनुमान लगाया था कि एक चित्तीदार हिरणों का झुंड था। चित्तीदार हिरण जंगल में अच्छी चीजें थीं। वे बड़े थे, उनका मांस पौष्टिक था और उनका शिकार करने में कोई जोखिम नहीं था। इसलिए जंगली भेड़िया बाड़ा भी बहुत ईर्ष्यालु था। पिता देवेंद्र की आंखों में एक जटिल नजर कौंध गई। वह पीछे मुड़े और कई पुराने शिकारियों के साथ नजरें मिलाईं। उन्होंने अर्जुन को भी एक सार्थक नजर दी। अर्जुन की आंखें हिलीं और वह तेजी से आगे बढ़ा। पिता देवेंद्र के पास आकर फुसफुसाया, पिताजी, बस उन्हें बता दीजिए। पिता देवेंद्र ने अपने बेटे को कुछ भ्रम के साथ देखा। अर्जुन की आंखें ठंडी थीं जैसे ही उसने फुसफुसाया, बाघ को हाँककर भेड़िए को निगलने दो। सामान्य परिस्थितियों में अर्जुन का गांव निश्चित रूप से चित्तीदार हिरणों के झुंड के जमावड़े के स्थान को प्रकट करने को तैयार नहीं होता। उस झुंड में कम से कम लगभग 20 चित्तीदार हिरण थे। ये पूरे अर्जुन के गांव के लिए लगभग 1 या 2 महीने तक भोजन का काम कर सकता था। यह अत्यंत कीमती था। लेकिन वर्तमान स्थिति थोड़ी अलग थी। अर्जुन के गांव का शिकारी दल लगभग निश्चित था कि छोटे तालाब पर उस हिरणों के झुंड पर 2 चांदी चित्ती बाघ नजर गड़ाए हुए थे। कम से कम एक गारंटीकृत प्राथमिक खूंखार दैत्य, और यह एक खूंखार दैत्य था जो अभी अभी अपने शावक को खोने के दर्द का अनुभव करने के बाद पागल हो गया था। इस स्थिति में अर्जुन का गांव कुछ समय के लिए छोटे तालाब पर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वास्तव में, हालांकि यह मामला निराशाजनक था, जंगली भेड़िया बाड़ा को बताने में कोई नुकसान नहीं था। इसके अलावा जंगली भेड़िया बाड़ा को जाकर पागल खूंखार दैत्य से मिलने देना जंगली भेड़िया बाड़ा को शायद कोई फायदा नहीं होगा और शायद एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अर्जुन वर्तमान में अपने युद्ध और मारने के अनुभव की कमी और शिकारी दल के चाचाओं की उपस्थिति से बाधित था, जिन्हें वह घायल नहीं देखना चाहता था। इसलिए जंगली भेड़िया बाड़ा के शिकारी दल के कई सदस्यों के साथ संघर्ष करना सुविधाजनक नहीं था। लेकिन अगर दूसरा पक्ष मौत की तलाश में था और पागल चांदी चित्ती बाघ के पास जाने पर जोर देता, अर्जुन का दिल भी काला था, वह उन्हें नहीं रोकेगा। पिता देवेंद्र ने अर्जुन के मुंह से बाघ को हाँक कर भेड़िए को निगलने दो शब्द सुनने के बाद उनकी आंखों में चिंतन कौंध गया और उन्होंने जल्दी से अपने दिल में एक निर्णय ले लिया। हालांकि उन्हें अभी भी अपने चेहरे पर संघर्ष और दर्द का एक रूप दिखाना था। लंबे समय तक झिझकने के बाद उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक कि जंगली भेड़िया बाड़ा के उप सरदार ने उन्हें अधीरता से आग्रह नहीं किया। तभी पिता देवेंद्र ने धीरे धीरे अनिच्छा के एक रूप के साथ कहा, यहाँ से उत्तर की ओर जाओ। 1 घंटे के बाद तुम्हें एक पहाड़ी धारा दिखाई देगी। धारा का अनुसरण करते हुए उत्तर पश्चिम की ओर जाओ। आधे घंटे के बाद तुम्हें एक पहाड़ी दिखाई देगी। पहाड़ी को पार करके आधे घंटे के लिए दक्षिण की ओर जाओ। तुम्हें एक तालाब दिखाई देगा। तालाब का किनारा हिरणों के झुंड का आवास है। उप सरदार ने अपने कान खड़े कर लिए और पिता देवेंद्र द्वारा वर्णित मार्ग को ध्यान से सुना, फिर संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। बहुत अच्छा, तुम समझदार हो देवेंद्र, लेकिन तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अगर हम आज जाते हैं और हिरणों का झुंड नहीं पाते, अगली बार जब हम तुम्हें रोकेंगे तो हमें अशिष्ट होने के लिए दोष मत देना। उप सरदार ने फ्यूरियसली धमकी दी। पिता देवेंद्र ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से मैं उप सरदार को धोखा देने की हिम्मत नहीं करूंगा। तुम्हारे पास बहुत से लोग हैं, तुम एक बार जाकर देखोगे तो जान जाओगे। गांव वापस जाते समय अर्जुन को लगा कि उसका मिजाज कुछ भारी है। उसे लगा कि उसकी शक्ति अभी भी बहुत कम है, जो अर्जुन के गांव में कोई भी ठोस बदलाव लाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
न केवल शिकार के दौरान उसका योगदान महान नहीं था, बल्कि वह जंगली भेड़िया बाड़ा की डकैती के सामने भी असहाय था। अर्जुन के विचार फड़फड़ा रहे थे और वह चलते चलते थोड़ा अनुपस्थित मन था। पूरे शिकारी दल का मनोबल कम था, लेकिन पिता देवेंद्र ने अभी भी अर्जुन की असाधारण स्थिति को देखा। पिता देवेंद्र की आंखें टिमटिमाईं। वह कुछ हद तक अपने बेटे के विचारों को जानता था। आखिरकार जब वे आज सुबह निकले थे तो अर्जुन काफी महत्वाकांक्षा से भरा था। अर्जुन, खुद को बहुत ज्यादा दोष मत दो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी या गलती नहीं है। इसे सब कुछ अपने ऊपर लेने और इसे अपने दिल में एक बोझ और एक बाधा बनने देने की कोई जरूरत नहीं है। पिता देवेंद्र ने उसे धीमी आवाज में सांत्वना दी। वास्तव में ये पहले से ही बहुत उल्लेखनीय था कि तुमने आज अकेले एक चांदी चित्ती बाघ शावक को मार डाला। हम जैसे अनुभवी शिकारी भी उस जानवर के चुपके से हमले का सामना करते हुए ये कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि हम बदले में उसे मार सकते हैं। अगर ये तुम्हारे लिए नहीं होता और अगर उस चांदी चित्ती बाघ शावक ने किसी और को निशाना बनाया होता तो शिकारी दल ने आज शायद एक और सदस्य खो दिया होता। पास के एक शिकारी ने यह सुना और अर्जुन को सांत्वना देने के लिए भी वापस मुड़ा। ये सही है अर्जुन, तुम्हें आज के शिकार के लिए शीर्ष श्रेय लेना चाहिए। यह एक अच्छी बात है कि तुम साथ चले, वरना हम आज निश्चित रूप से उस जानवर के हाथों किसी को खो देते। ये सुनकर अर्जुन को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन टीम में केवल बचे हुए चित्तीदार हिरण को देखकर उसका दिल अभी भी बहुत दुखी था। क्या होता अगर उसे शीर्ष श्रेय मिलता? वह अभी भी शिकार की रक्षा नहीं कर सका। अर्जुन का दिल पहले से ही खून बह रहा था क्योंकि उसने चांदी चित्ती बाघ को वापस लाने की हिम्मत नहीं की थी। अब 2 चित्तीदार हिरण छीन लिए गए थे। पिता देवेंद्र ने अपने बेटे पर एक नज़र डाली और आह भरी। जंगली भेड़िया बाड़ा मामले के बारे में और मत सोचो अर्जुन, ये जंगल है, ये जंगल के अस्तित्व के नियम हैं। संक्षेप में, जंगली भेड़िया बाड़ा का हमें लूटना हमारे चित्तीदार हिरणों के झुंड का शिकार करने से बहुत अलग नहीं है। पिता देवेंद्र ने सार्थक रूप से आह भरी। अर्जुन, ये याद रखना, भले ही मैं भविष्य में आसपास न रहूं, तुम्हें हमेशा याद रखना होगा जो मैं कहने वाला हूं। इस जंगल में ये जंगल का कानून है। जब तुम अन्य अजनबियों से मिलते हो तो वे तुम्हें एक व्यक्ति के रूप में बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, तुम उनके शिकार हो। तो जंगल में किसी पर भरोसा मत करो और आसानी से अपनी सतर्कता कम मत करो। गांव के बाहर के लोगों से निपटना गांव में होने से पूरी तरह से अलग है। ये सुनकर अर्जुन ने पिता देवेंद्र को देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। अर्जुन ये भी जानता था कि अर्जुन का गांव एक शुद्ध भूमि थी जिसे पिता देवेंद्र ने अपनी और अपनी बहन की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करके बनाया था। अर्जुन के गांव के बाहर ये कुत्ता कुत्ते को खाता था और पिता देवेंद्र सीमित क्षमता वाले एक साधारण व्यक्ति थे। उसने जो शुद्ध भूमि बनाई वह केवल इतनी छोटी सी जगह की रक्षा कर सकती थी और इतने कम लोगों को बदल सकती थी। खूंखार दैत्यों के पूरे जंगल की तुलना में यह एक जुगनू की रोशनी से भी ज्यादा चमकीला नहीं था, यह नगण्य था। शिकारी दल गांव लौट आया। हालांकि आज की फसल केवल एक चित्तीदार हिरण थी, क्योंकि अर्जुन के परिवार से 2 लोग शिकार पर गए थे, उन्हें अभी भी 4 से 5 शेर का हिस्सा मिला। यह अर्जुन की एक दिन की साधना की खपत के लिए मुश्किल से पर्याप्त था। अर्जुन ने शिकारी दल को शिकार बांटते हुए नहीं देखा, इसके बजाय वह गोदाम में गया और गुरु वर्मा को पाया। अर्जुन आज एक बार बाहर गया था और हालांकि उसने केवल एक छोटी लड़ाई का अनुभव किया था, उसने 2 वास्तविक संकटों का अनुभव किया था। उसने अपनी कमियों को गहराई से महसूस किया। उसने व्यर्थ में सैकड़ों शेर की ताकत बढ़ाई थी, लेकिन उसके युद्ध के अनुभव की गंभीर कमी थी। और अर्जुन के फलक पर साधना विधि के अलावा वास्तव में युद्ध कौशल के लिए एक स्थान था। अगर उसके पास समृद्ध युद्ध का अनुभव होता तो शायद उसे मौके पर ही जंगली भेड़िया बाड़ा के शिकारी दल के खिलाफ मुड़ने का आत्मविश्वास होता। बाघ को हाँककर भेड़िए को निगलने और अप्रत्यक्ष बदला लेने के बजाय भले ही जंगली भेड़िया बाड़ा का शिकारी दल चांदी चित्ती बाघ द्वारा खा लिया जाता, ये पर्याप्त संतोषजनक नहीं होता क्योंकि उसने उन्हें खुद नहीं मारा था। वर्मा चाचा, मैं जान लेने वाली तकनीकें, सच्ची जान लेने वाली युद्ध कला सीखना चाहता हूँ। अध्याय 17 मुझे युद्ध कला सीखनी है। जब अर्जुन ने गुरु वर्मा को पाया तो गुरु वर्मा गोदाम में एक दीपक जला रहे थे, कुछ सूखी जड़ी बूटियों को व्यवस्थित कर रहे थे। उन्होंने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धकेला, जड़ी बूटियों को अलग अलग श्रेणियों में छांटने के लिए जुटे हुए। वह बहुत गंभीर और केंद्रित दिख रहे थे, यहाँ तक कि जब अर्जुन ने उन्हें पुकारा तो उन्होंने पहली बार में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अर्जुन ने दूर नहीं खलिहान पर ग्रामीणों के मांस बांटने के शोरगुल वाले दृश्य पर एक नजर डाली, फिर गुरु वर्मा को देखा जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से उदासीन लग रहे थे। वर्मा चाचा, अर्जुन ने फिर से पुकारा। हमारे गुरु वर्मा ने अपना सिर घुमाकर अर्जुन को देखा। वर्मा चाचा, आप कुछ मांस लेने क्यों नहीं जा रहे हैं? हमने आज एक और चित्तीदार हिरण पकड़ा है, वे सभी मांस बांट रहे हैं। अगर आप देर से जाते हैं तो कोई भी अच्छा टुकड़ा नहीं बचेगा, केवल इंतड़ियां और हड्डियां। ये सुनकर गुरु वर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और अर्जुन को देखा। वह 1 सेकंड के लिए जम गए, फिर उन्होंने अपनी अपन टांगों पर थपथपाया और अपनी नीचे की पहिए वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। अर्जुन, तुम क्या कह रहे हो? मेरे जैसे एक बेकार व्यक्ति के लिए ये पहले से ही आसान नहीं है कि गांव मुझे लेने और कुछ खाना देने को तैयार है। अगर मैं अपनी विकलांगता का उपयोग पीड़ित की भूमिका निभाने और अच्छे मांस को छीनने के लिए धक्का मुक्की करता, मेरा तिरस्कार किया जाएगा। गुरु वर्मा की आवाज़ अनुभवी लग रही थी, उनके शब्द लाचारी से भरे थे। वर्मा चाचा, आप एक बेकार व्यक्ति नहीं हैं। आपने मुझे साधना सिखाई और आप युवाओं को भला चलाना सिखाते हैं। आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, आपको कभी भी खुद को कम नहीं आंकना चाहिए।
अर्जुन ने तत्काल कहा। गुरु वर्मा ने उसे देह साधन कला दी थी, कुछ ऐसा जो जंगली पहाड़ी निवासियों को सामान्य रूप से कभी नहीं मिल सकता था। अगर गुरु वर्मा नहीं होते तो अपनी दिव्य शक्ति के साथ भी अर्जुन के पास सच्ची साधना प्राप्त करने का कोई जरिया नहीं होता। उस मामले में कौन जानता है कि अर्जुन ने अंततः साधना के मार्ग पर कब कदम रखा होता। शायद अर्जुन सही रास्ता खोजने से पहले ही भूख से मर गया होता। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गुरु वर्मा अर्जुन के साधना की दुनिया में मार्गदर्शक थे, या और भी गहराई से गुरु वर्मा को अर्जुन का गुरु माना जा सकता था। मार्ग का उपदेश देने, शंकाओं का समाधान करने और कौशल प्रदान करने की कृपा। गुरु वर्मा मुस्कुराए और असहाय होकर बोले, अर्जुन, तुम अपनी बातें जानते हो, तुम जानते हो कि सच्ची साधना जैसी कोई चीज़ है, लेकिन तुम्हारे पहले गांव में कोई भी साधना नहीं सीखना चाहता था। ये सुनकर अर्जुन का भाव खाली हो गया। सच है, गांव की पिछली स्थिति के साथ लोगों के लिए साधना का अभ्यास करने के लिए बस कोई शर्त नहीं थी, जब पर्याप्त खाने को मिलना भी एक संघर्ष था। तो गुरु वर्मा का सच्चा मूल्य केवल अर्जुन के माध्यम से प्रकट हुआ। वरना गुरु वर्मा दैत्यों को मारने जैसे महान कौशल रखते हुए भी, लेकिन उन्हें उपयोग करने के लिए कोई जगह न होने पर केवल गोदाम देख सकते थे और युवाओं के भला अभ्यास की निगरानी कर सकते थे। अर्जुन ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। चूंकि ऐसा था, वह भविष्य में ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेगा कि गुरु वर्मा अच्छी तरह से खाएं और भरे रहें, न केवल सिखाने की कृपा के लिए बल्कि गुरु वर्मा के जंगली मुर्गे के लिए भी। जबकि अर्जुन अभी भी मौन प्रतिज्ञा कर रहा था और जटिल मानसिक गतिविधियों से गुजर रहा था, गुरु वर्मा पहले से ही इस विषय पर ध्यान केंद्रित करने को तैयार नहीं थे। गुरु वर्मा ने विषय बदला और कहा, तुमने अभी अभी सच्ची जान लेने वाली युद्ध कला सीखने के बारे में कुछ कहा। अर्जुन ने यह सुनकर सिर हिलाया। हाँ वर्मा चाचा, मुझे यकीन है कि मैं वास्तव में साधना की दहलीज में प्रवेश कर चुका हूं और आपके द्वारा वर्णित एक प्रारंभिक साधक के स्तर पर पहुंच गया हूं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास वर्तमान में पाश्विक शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है और मैं इसका उपयोग करना नहीं जानता। आज मैंने जंगल में अकेले एक चांदी चित्ती बाघ शावक को मार डाला। अर्जुन ने आज के अनुभव को संक्षेप में गुरु वर्मा को सुनाया। गुरु वर्मा का भाव गंभीर हो गया जैसे ही उन्होंने अपनी पहिए वाली कुर्सी को अर्जुन के करीब घुमाया। उन्होंने अर्जुन के अंगों को महसूस करने के लिए हाथ बढ़ाया और उसके कंधे पर घाव की सावधानीपूर्वक जांच की। ये घाव दोपहर में, क्या ये सच में 2 इंच लंबा और आधी उंगली गहरा था? गुरु वर्मा ने पूछा। इस समय अर्जुन के कंधे पर घाव पर पहले से ही पपड़ी जमने लगी थी। गर्मी के कारण अर्जुन ने इसे पट्टियों से लपेटने की भी जहमत नहीं उठाई थी। अर्जुन ने सिर हिलाया। यह नकली कैसे हो सकता है? मुझे सीधे एक बाघ के पंजे ने मारा था। गुरु वर्मा की आंखें टिमटिमाई जैसे ही वह विचारों में पड़ गए। फिर उन्होंने अर्जुन को ऐसे देखा जैसे वह किसी दुर्लभ खजाने को देख रहे हों, आश्चर्य में अपनी जीभ चटकाते हुए। जो तुमने कहा है उसके आधार पर तुम्हारी ताकत, तुम्हारी शारीरिक कठोरता और घायल होने के बाद तुम्हारी ठीक होने की क्षमता, वास्तव में वे सभी एक प्रारंभिक साधक के मानक तक पहुंच गए हैं। मैंने सच में यह नहीं देखा था, मैंने इसकी कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की थी। तुम बच्चे वास्तव में शेखी नहीं बघार रहे थे या झूठ नहीं बोल रहे थे। तुमने सच में कुछ ही दिनों में देह साधन कला के प्रवेश स्तर तक पहुंच गए। अगर मैंने तुम्हें खुद देह साधन कला का अभ्यास करते नहीं देखा होता तो मैं यह विश्वास नहीं करता कि यह सच है, भले ही तुम मुझे मार डालते। गुरु वर्मा ने अपना सिर हिलाया। उनकी आंखें आश्चर्य और चकितता से भरी थीं। नहीं, भले ही मैंने इसे अपनी आंखों से देखा, मुझे अभी भी विश्वास करना मुश्किल लगता है। तुमने ये कैसे किया? क्या तुमने दैत्य यकृत और दिव्य पक्षी मांस खाया था? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जागा नहीं हूं और सपना देख रहा हूं? आउच! बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन का हाथ व्यवहार नहीं कर रहा था। उसने गुरु वर्मा की अपन टांग को चुटकी ली, जिससे दूसरा आदमी दर्द में चिल्ला उठा। कुछ नहीं, देखो, तुम्हें दर्द महसूस होता है तो ये सच में एक सपना नहीं है। खांस खांस। गुरु वर्मा ने अर्जुन को घूरा, अब इस मामले पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तुमने अभी उल्लेख किया कि तुम सच्ची जान लेने वाली युद्ध कला सीखना चाहते हो। तुम क्या सीखना चाहते हो? ये सुनकर अर्जुन की आंखें और भी उत्सुक हो गईं। स्वाभाविक रूप से वह तलवार तकनीक सीखना चाहता था। 10 कदमों में एक आदमी को मारना, 1000 मील तक कोई निशान न छोड़ना, एक सुंदर अद्वितीय पारलौकिक तलवार, अमर, यह कितना अच्छा होगा। ये पुरुषों के लिए रोमांस की एक घातक खुराक है। हालांकि अर्जुन के होंठ फड़के और उसने उन शब्दों को वापस रोक लिया। मुझे नहीं पता आप मुझे क्या सिखा सकते हैं, या यूं कहें, आप मुझे क्या सीखने की सलाह देंगे जो वर्तमान स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त हो? अर्जुन ने ईमानदारी और विनम्रता से पूछा। गुरु वर्मा अर्जुन के रवैये से संतुष्ट थे। उन्होंने सिर हिलाया और गोदाम के एक कोने की ओर इशारा किया। गोदाम में एक हथियार की दीवार थी। तुम काफी चतुर हो बच्चे। तुम जानते हो कि जान लेने वाली युद्ध कला कोई मजाक नहीं है। तुम्हें वह नहीं खोजना चाहिए जो प्रभावशाली लगे, बल्कि वह चुनना चाहिए जो सबसे व्यवहारिक हो। वे हथियार हैं जो गांव के शिकारी दल द्वारा आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं। देखो, तुम क्या सीखना चाहते हो? मैं उन सभी हथियारों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं। अर्जुन ने गुरु वर्मा की उंगली का अनुसरण किया। गोदाम में हथियार की दीवार वास्तव में काफी सरल थी। सबसे ज्यादा भाले थे, लगभग 1 दर्जन, और फिर विभिन्न लंबाई के लगभग 1 दर्जन शिकारी चाकू थे। इसका शायद मतलब था कि जब अर्जुन के गांव का शिकारी दल अपने सबसे बड़े स्तर पर था तो यह एक बार 20 से ज्यादा लोगों तक पहुंच गया था। ये वे हथियार थे जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया था। उनके अलावा एक कीमती तलवार जैसी किसी चीज का कोई संकेत नहीं था। केवल कुछ लोहे से जड़े लंबे डंडे और नुकीले पिचफोर्क थे।
अर्जुन समझ गया। गुरु वर्मा ने बड़ी बड़ी बातें की, ये कहते हुए कि वह गोदाम में सभी हथियारों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। इसे देखते हुए वह शायद भाला तकनीक और कृपाण तकनीक जानते थे। एक भले को मुश्किल से एक प्रकार का लंबा भाला माना जा सकता था और एक शिकारी चाकू भी एक प्रकार का ब्लेड था। अर्जुन अभी भी पहले के भाले का टूटा हुआ आधा हिस्सा पकड़े हुए था। उसने भाले को निचोड़ा, ये जानते हुए कि उसके पास वास्तव में बहुत अधिक विकल्प नहीं थे। इसलिए उसने सीधे पूछा, वर्मा चाचा, आप अनुभवी हैं, आप मुझे बस ये क्यों नहीं बताते कि मुझे कौन सी युद्ध कला सीखनी चाहिए। ये देखकर गुरु वर्मा ने और घुमा फिराकर बात नहीं की। उन्होंने अपनी थोड़ी से अर्जुन के हाथ में भाले की ओर इशारा किया। वास्तव में चुनने के लिए बहुत कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ में भाला बहुत अच्छा है। फिर गुरु वर्मा ने आगे समझाया, क्या तुम जानते हो कि गांव का शिकारी दल और गांव के रक्षक सभी भाले को अपने प्राथमिक हथियार के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हैं। अर्जुन चकित रह गया। उसने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि भाले बनाना आसान है, जटिल शिल्प कौशल की आवश्यकता नहीं है और बहुत अधिक लोहे की खपत नहीं करते हैं। खूंखार दैत्यों के जंगल में लोहा एक बहुत ही दुर्लभ संसाधन था। अर्जुन ने इसे आज टूटी सड़क पर देखा था। प्राचीन काल से बची कारों के अवशेष पूरी तरह से गल गए थे। उस स्क्रैप धातु का उपयोग हथियार बनाने के लिए बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। गुरु वर्मा ने सिर हिलाया। ये केवल एक कारण है, एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका उल्लेख किया जाना चाहिए। शिकारी दल के सदस्य सभी साधारण लोग हैं। जब मनुष्य जंगली जानवरों और खूंखार दैत्यों का सामना करते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से एक नुकसान में होते हैं। अगर तुम यथासंभव चोट से बचना चाहते हो और प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए एक अपेक्षाकृत सुरक्षित तरीके का उपयोग करना चाहते हो तो एकमात्र तरीका पहुंच में एक लाभ होना है। आमतौर पर 4 से 5 मीटर लंबे एक मानक लंबे भाले का उपयोग करना मनुष्यों के लिए जंगली जानवरों से निपटने का इष्टतम समाधान होगा। न केवल जंगली जानवरों को मारने के लिए बल्कि मनुष्यों के बीच युद्ध के लिए भी। लेकिन तुम आज बाहर गए और तुमने खुद देखा, जंगल घने वन वातावरण से भरा है और बहुत लंबे हथियार पैंतरेबाजी नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए जंगल में ज्यादातर लोग इस तरह के भाले को चुनते हैं, लगभग 2 मीटर लंबे, अपने प्राथमिक हथियार के रूप में। जंगली जानवरों का सामना करते समय ये सुरक्षा की भावना प्रदान करता है, अच्छी मारने की शक्ति रखता है और इलाके द्वारा बहुत प्रतिबंधित नहीं है। यह एक तरह की मध्यमार्ग रणनीति है। गुरु वर्मा ने बहुत सावधानी और तर्कसंगत रूप से समझाया। अर्जुन सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इस स्पष्टीकरण के साथ अर्जुन ने भी अपने हाथ में भाले के लाभों को महसूस किया। ये वास्तव में वैसा ही था जैसा उन्होंने कहा था। और गुरु वर्मा के अगले वाक्य ने भाले को चुनने के अर्जुन के संकल्प को और मजबूत कर दिया। इसके अलावा भाले का एक और बहुत महत्वपूर्ण लाभ है, इसे दुश्मनों को मारने के लिए भी फेंका जा सकता है। यह आश्चर्यजनक घातकता के साथ एक महत्वपूर्ण लंबी दूरी की हमला विधि है। ये सुनकर अर्जुन की आंखें तुरंत चमक उठीं। ये समझ में आता है, नज़दीकी लड़ाई में भाला एक लंबे भाले की तरह उपयोग करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित है और लंबी दूरी पर यह दुश्मनों को भी मार गिरा सकता है। जब शिकारी दल आज चित्तीदार हिरणों का शिकार कर रहा था तो एक शिकारी ने एक को मारने के लिए दूर से एक भाला फेंका था। अर्जुन ने अपनी आंखों से यह भी देखा था कि पिता देवेंद्र ने एक चित्तीदार हिरण को मारा था। वर्मा चाचा, यही है, मैं ये भाला युद्ध कला सीखूंगा, अर्जुन ने जल्दी से कहा। भाला एक हथियार था जिसे जंगली पहाड़ी निवासियों ने एक लंबी अवधि में चुना और परिष्कृत किया था। न केवल अर्जुन के गांव में बल्कि जंगली भेड़िया बाड़ा में भी ज्यादातर लोग भाले का इस्तेमाल करते थे। अर्जुन को लगा कि उसे अपने पूर्वजों के चयन पर भरोसा करना चाहिए। ये देखकर कि अर्जुन ने एक निर्णय ले लिया है, गुरु वर्मा सिखाने योग्य बच्चे का भाव दिखाने से खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने अभी अभी थोड़ी शेखी बघारी थी, ये कहते हुए कि वह गोदाम में सभी हथियारों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। उन्हें थोड़ी चिंता थी कि अर्जुन एक पिचफोर्क उठाएगा और किसी प्रकार की कांटा तकनीक सीखने पर जोर देगा। ये भी निश्चित नहीं था कि इस दुनिया में ऐसी कोई युद्ध कला मौजूद थी। ठीक है, तुमने एक बहुत सही चुनाव किया है। मेरे पास वास्तव में एक काफ़ी अच्छी भाला कला है जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। ओह, वैसे हमारे गांव में इस्तेमाल किए जाने वाले भाले वास्तव में एक प्रकार के लंबे भाले हैं, इसलिए भाला कला सीखना वही है। संयोग से मेरी इस भाला कला में फेंकने की तकनीकें और विधियां भी शामिल हैं, गुरु वर्मा ने एक गंभीर चेहरे के साथ कहा। फिर उनका माथा सिकुड़ गया और उन्होंने अर्जुन को देखा, बोलने में झिझकते हुए। बस क्या बात है वर्मा चाचा, अर्जुन घबराहट महसूस किए बिना नहीं रह सका। बस ये कि यह भाला कला सरल नहीं है, दहलीज काफ़ी ऊंची है। अगर तुम सच में इसे सीखना चाहते हो तो शुरू करना देह साधन कला से भी ज़्यादा मुश्किल है। तुमने अभी अभी देह साधन कला की दहलीज में प्रवेश किया है और अब लोहा गर्म होने पर चोट करने और अपने शरीर को तपाना जारी रखने का समय है। क्या तुम निश्चित हो कि तुम इस कठिन भाला कला युद्ध कला को सीखने के लिए मानसिक ऊर्जा निकाल सकते हो? जब अर्जुन ने सुना कि यह कारण था तो उसने तुरंत राहत महसूस की। भाला कला सीखना कठिन है और इसकी दहलीज ऊंची है, यह आखिरी चीज़ थी जिससे अर्जुन डरता था, क्योंकि जब तक किसी के पास दृढ़ता है वह सफल हो सकता है। अर्जुन बहुत निश्चित था कि उसके पास अंत तक दृढ़ रहने का अद्भुत गुण है। अध्याय 18 भाले से संहार की कला सीखना। रात गहरी हो गई और खलिहान पर हलचल वाली भीड़ तितर बितर हो गई थी। अर्जुन हालांकि अभी भी अतिरिक्त समय काम कर रहा था। वह रात के खाने के लिए घर नहीं गया था, इसके बजाय उसने 2.5 जिन हिरण का मांस लिया था और उसे गुरु वर्मा के साथ खाया था। चांदनी रात में अर्जुन 2 मीटर लंबा भाला पकड़े हुए था और गुरु वर्मा के मार्गदर्शन में सही मुद्रा में खड़ा था।
ये भाला कला 12 नज़दीकी युद्ध कौशलों में विभाजित है। घोंपना, छेदना, उछालना, रोकना, बचाव करना, पकड़ना, मोड़ना, उठाना, दबाना, काटना, गिराना और घुमाना। और विशेष रूप से भाला फेंकने के लिए एक अतिरिक्त चाल है फेंकना। इस तरह कुल 13 चालें होती हैं। एक बार जब गुरु वर्मा शिक्षण अवस्था में आ गए तो उनका भाव स्वाभाविक रूप से गंभीर हो गया और उनका स्वर और भी स्थिर हो गया। भाला कला का अभ्यास करते समय हमला करने में जल्दबाजी मत करो। पहले भाला पकड़ने की मुद्रा और इसे पकड़ने और जकड़ने की विधि का अभ्यास करो। ये भाला कला की शुरुआत है सभी तकनीकों के लिए मौलिक कौशल। अगर तुम स्थिर नहीं खड़े हो सकते या भाला भी नहीं पकड़ सकते तो बाकी सब कुछ भूल जाओ। हालांकि चूंकि तुम्हारे पास देह साधन कला से नींव है, ये बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। गुरु वर्मा ने अर्जुन को पूरी गंभीरता से चेतावनी दी। चूंकि उनके पैर लकवाग्रस्त थे और वह पहिए वाली कुर्सी में थे, वह पहले अर्जुन को भाला कला का प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। वह केवल मौखिक रूप से कार्यों का वर्णन कर सकते थे और अर्जुन को उनके निर्देशों का पालन करने के लिए कह सकते थे। सुनो, अपने पैरों को एक साथ और अपने शरीर को सीधा रखकर खड़े हो जाओ। भाले को अपने दाहिने हाथ में लंबवत पकड़ो। अंगूठा बाघ के मुंह के खिलाफ टिका हुआ है और अन्य 4 उंगलियां भाले की शाफ्ट को जकड़ लेती हैं। भाले की नोक ऊपर की ओर, शाफ्ट तुम्हारे शरीर के करीब और बायां हाथ तुम्हारी जांघ के बगल में नीचे लटका हुआ है। ठीक से खड़े हो जाओ, गुरु वर्मा ने जोर से चिल्लाया, अर्जुन की हरकतों को सुधारते हुए। भाला उठाओ, दोनों हाथों को फैलाओ, एक आगे और एक पीछे। भाले की शाफ्ट को पकड़ने के लिए इसे पूरी पकड़ के साथ पकड़ो, एक हाथ यिन और एक हाथ यांग। गुरु वर्मा ने गंभीरता से सिखाया और अर्जुन सीखने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह निर्देश से चौंक गया। वर्मा चाचा, एक यिन और एक यांग का क्या मतलब है? यिन और यांग जैसे शब्द एक युद्ध वन रहस्यमय नियमावली से गहन और अस्पष्ट भाषा की तरह लग रहे थे, जिससे अर्जुन भ्रमित हो गया। गुरु वर्मा का भाव नर्म हो गया जैसे उन्होंने समझाया, यहाँ दोनों हाथों से भाला पकड़ते समय हथेली नीचे की ओर यिन है और हथेली ऊपर की ओर यांग है। भाला उठाने और उसे पकड़ने के बाद सबसे बुनियादी चाल घोंपना है। भाले को यिन और यांग में विभाजित करके पकड़ो, इसे पूरी पकड़ के साथ कसकर पकड़ो। यिन हथेली नीचे है, यांग हथेली ऊपर है। हाथों को ऊपर और नीचे फिसलना चाहिए, पकड़ को एक फ्लैश की तरह उलटना चाहिए। दूर के लक्ष्यों के लिए एक दोहरी पकड़ का उपयोग करें, करीबी लक्ष्यों के लिए पकड़ को ऊपर खिसकाएं। गुरु वर्मा ने पहले साधना तकनीक के मंत्रों की एक श्रृंखला का पाठ किया और फिर उन्हें अर्जुन के लिए सादे तौर पर अनुवाद करना शुरू कर दिया। अर्जुन की आंखें थोड़ी चमक उठीं। हालांकि गुरु वर्मा अभी केवल एक साधारण घोंपना सिखा रहे थे। ये स्पष्ट था कि यह उस घोंपने के अभ्यास से अलग था जो युवा दिन के दौरान खलिहान पर करते थे। युवा जो अभ्यास करते थे वह दोनों हाथों से भाले की शाफ्ट को कसकर पकड़ना और सीधे आगे घोंपना था। वे तकनीक या भिन्नता पर कोई ध्यान नहीं देते थे, केवल इस सरल क्रिया का हजारों बार अभ्यास करके मांसपेशियों की स्मृति बनाने के लिए। भविष्य में जब वे वास्तव में जंगली जानवरों या खूंखार दैत्यों का सामना करते तो वे सहज रूप से इस सबसे सरल मारने की चाल को निष्पादित कर सकते थे। गुरु वर्मा अब अर्जुन को जो सिखा रहे थे, हालांकि उसमें भले को आगे और पीछे खिसकाना और मध्य दूरी और नजदीकी युद्ध के बीच स्वतंत्र रूप से स्विच करने की तकनीक शामिल थी। गुरु वर्मा ने जारी रखा, हालांकि भाला कला में 10 से ज्यादा चालें हैं। घोंपना सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला है और सबसे घातक में से एक है। एक साधारण घोंपना भी 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित है: मध्य स्तर का घोंपना, ऊपर की ओर झुका हुआ घोंपना और नीचे की ओर झुका हुआ घोंपना। वास्तव में मूल रूप से भाला कला का उपयोग मुख्य रूप से लोगों को मारने के लिए किया जाता था, जंगली जानवरों को नहीं। यहाँ मनुष्यों को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए मध्य स्तर का घोंपना ज्यादातर प्रतिद्वंद्वी की छाती, कमर और पेट को छेदने के लिए उपयोग किया जाता है। ऊपर की ओर झुका हुआ घोंपना ज्यादातर प्रतिद्वंद्वी के गले, सिर, चेहरे और सिर के पिछले हिस्से को छेदने के लिए उपयोग किया जाता है। नीचे की ओर झुका हुआ घोंपना ज्यादातर प्रतिद्वंद्वी के पैरों और निचले शरीर को छेदने के लिए उपयोग किया जाता है। मैं पहले मुख्य बिंदुओं की व्याख्या करूंगा और तुम मेरे शब्दों का पालन करो और उन सभी का एक बार अभ्यास करो। इसे तुरंत महारत हासिल करने का लक्ष्य मत रखो, कम से कम पहले रूप को याद रखो। गुरु वर्मा का शिक्षण बहुत सख्त था। एक बार जब वह जोन में आ जाते तो उनका स्वभाव काफी अस्थिर हो जाता। अगर अर्जुन की हरकतें थोड़ी भी गलत होती तो गुरु वर्मा या तो चिल्लाते या कोसते। चूंकि गुरु वर्मा पहिए वाली कुर्सी तक ही सीमित थे और आसानी से हिल नहीं सकते थे, अर्जुन ने अनुमान लगाया कि अन्यथा गुरु वर्मा निश्चित रूप से एक छड़ी पकड़े होते और उसकी हरकतों को सुधारने के लिए उसे मार रहे होते। हालांकि युद्ध कौशल सीखने के लिए इस तरह के शिक्षक की आवश्यकता थी, खासकर त्वरित महारत के लिए। आधे घंटे के गुरु वर्मा के चिल्लाने के बाद अर्जुन ने आखिरकार भारी हाँफते हुए भाले के घोंपने के 3 रूपों को मानकीकृत करने में कामयाबी हासिल की। भले ही उसका शारीरिक परिश्रम बराबर था या नहीं, बाहरी रूप कम से कम 80% सही था। गुरु वर्मा ने संतुष्टि में सिर हिलाया, फिर पानी का एक घूंट लिया। ये देखकर अर्जुन ने अपना भाव शिथिल कर लिया, बेशर्मी से पीने के लिए मांगने के लिए तैयार। किसे पता था कि गुरु वर्मा के अपना कप नीचे रखने के बाद उनका चेहरा तुरंत फिर से कठोर हो गया। तुम्हें किसने कहा आराम करने के लिए? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने पहले ही घोंपने में महारत हासिल कर ली है? मैं तुम्हें बता रहा हूं, अभी तुमने केवल सबसे बुनियादी घोंपना सीखा है और केवल स्थिर घोंपना। अगर मैं जो भाला कला सिखाता हूं वह केवल इस स्तर पर है, तो ये किस तरह की सच्ची जान लेने वाली युद्ध कला है? क्या ये सिर्फ एक आम मामूली दिनचर्या नहीं है? ये सुनकर अर्जुन का चेहरा गिर गया और उसने खाली आंखों से गुरु वर्मा को घूरा। गुरु वर्मा ने उसे तिरछी नजर से देखा। तुम अभी भी बस एक मुद्रा में खड़े हो और भाले को जगह पर घोंप रहे हो।
लेकिन तुम्हारे भविष्य के दुश्मन गतिहीन लक्ष्य नहीं होंगे, वे खूंखार दैत्य हो सकते हैं, या यहाँ तक कि तुमसे ज्यादा मजबूत अन्य साधक भी। क्या तुम उनसे उम्मीद करते हो कि वे यहाँ खड़े होकर तुम्हें घोंपने देंगे? जब तुम घोंपते हो, अगर दुश्मन भाग जाता है तो तुम उन्हें कैसे घोंपोगे? जब तुम किसी को हरा नहीं सकते और भागने की जरूरत होती है तो तुम उनके पीछा को रोकने के लिए उन्हें कैसे घोंपोगे? ये सुनकर अर्जुन को तुरंत लगा कि गुरु वर्मा के शब्द उचित हैं, और उसके चेहरे पर ज्ञान की गहरी प्यास दिखाई दी। तभी गुरु वर्मा ने सिर हिलाया और कहा, मध्य स्तर का घोंपना, ऊपर का घोंपना और नीचे का घोंपना जो मैंने अभी उल्लेख किया है, वे केवल 3 प्रमुख भिन्नताएं हैं। प्रत्येक घोंपने के भीतर कई छोटी भिन्नताएं हैं। मध्य स्तर के घोंपने को एक उदाहरण के रूप में लें। इसे आगे पीछा करने वाले घोंपने, दौड़ते हुए शुरू होने वाले घोंपने, बाएं पार्श्व के घोंपने, दाएं पार्श्व के घोंपने और कंधे के ऊपर के घोंपने में विभाजित किया गया है। एक सच्ची युद्ध भला कला अब एक साधारण तंदुरुस्ती दिनचर्या नहीं है जिसे साधारण लोग महारत हासिल कर सकते हैं। यह एक व्यक्ति की शारीरिक तंदुरुस्ती, प्रतिक्रिया की गति और गति तकनीक का परीक्षण करता है। केवल एक साधक ही अभ्यास पूरा कर सकता है, हर भिन्नता से परिचित हो सकता है और इस व्यापक युद्ध कला में महारत हासिल कर सकता है। अब मेरे निर्देशों का पालन करो और मध्य स्तर के घोंपने की भिन्नताओं का अभ्यास शुरू करो। 1 और 1.5 घंटा बीत गया। भले ही अर्जुन पहले से ही एक साधक था, वह वर्तमान में पसीने से लथपथ था। उसने भला कला के भीतर केवल एक घोंपने की चाल की सभी भिन्नताओं को पूरा करने में पूरे 2 घंटे बिताए। ये ठीक दिखने लगा है। भला कला की 13 चालों में गिराने और दबाने जैसे कौशल लंबे भले के साथ उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त हैं। चूंकि तुम एक भले का उपयोग कर रहे हो, मैं पहले तुम्हें घोंपने, रोकने, बचाव करने और फेंकने जैसी अधिक व्यवहारिक भला तकनीकें सिखाऊंगा। तुम क्या सोच रहे हो? गुरु वर्मा अचानक उत्तेजित दिखे और अर्जुन पर चिल्लाए। अर्जुन चौंक गया, अपना सिर खुजलाया और एक माफी भरा भाव दिखाया। वह सच में अभी अभी विचारों में खो गया था। घोंपने की सभी भिन्नताओं का अभ्यास करने के बाद वह अपने दिमाग में फलक की जांच करने गया। युद्ध कला अधिपति भला कला आरंभ नहीं 0/10 विशेषता कोई नहीं। मैंने मूल रूप से सोचा था कि घोंपना सीखने के बाद मुझे कम से कम एक निपुणता अंक मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं मिला। इसने केवल भला कला के इस सेट को दर्ज किया, लेकिन कोई निपुणता अंक नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि क्योंकि भला कला में 13 चालें हैं, मुझे एक निपुणता अंक प्राप्त करने के लिए इसका कम से कम 10वां हिस्सा अभ्यास करने की जरूरत है? यह विचार अर्जुन के दिमाग में कौंधा। सौभाग्य से, क्योंकि यह एक सीखने का सत्र था, घोंपने का अभ्यास करने में 2 घंटे लगे। हरकतों को सुधारने में बहुत समय बर्बाद हुआ। अगर वह बाद में खुद अभ्यास करता तो ये बहुत तेज होना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए वर्मा चाचा, मैं विचारों में खो गया था। अर्जुन ईमानदार था और उसने ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार की। गुरु वर्मा ने अर्जुन को एग्जास्परेटेडली घूरा और कहा, आज के लिए आराम करें। देर हो रही है और तुम्हें कल भी शिकार पर जाना है। रुकिए मत वर्मा चाचा, मैं जारी रख सकता हूँ। मेरे पास ऊर्जा है और एक साधक के रूप में मेरा शरीर इसे संभाल सकता है। मुझे एक और चाल सिखाओ। अर्जुन तत्काल एक और चाल सीखना चाहता था ताकि यह सत्यापित हो सके कि उसकी निपुणता बढ़ेगी या नहीं। गुरु वर्मा जानते थे कि अर्जुन को आज 2 झटके लगे थे, एक बार चांदी चित्ती बाघ से डरकर भागना और एक बार जंगली भेड़िया बाड़ा द्वारा अपमानित होना। वह जानता था कि अर्जुन की और मजबूत बनने की इच्छा इस समय तीव्र है। तो उसने सिर हिलाया और जारी रखा, मैं अभी कहाँ था? ओह, मैंने कहा था कि मैं पहले तुम्हें घोंपने, रोकने, बचाव करने और फेंकने जैसी तकनीकें सिखाऊंगा। ये तकनीकें नज़दीकी आक्रमण, लंबी दूरी के आक्रमण और रक्षात्मक आत्मसंरक्षण को कवर करती हैं। इन्हें सीखने के बाद तुम्हारे पास एक निश्चित डिग्री की युद्ध आत्मसंरक्षण क्षमता होगी। अगर तुम थके नहीं हो तो आगे हम बचाव करना सीखेंगे। 1.5 घंटे बाद जब अर्जुन ने बचाव करना सीख लिया तो सचमुच देर हो चुकी थी, लगभग 1 बजे। युद्ध कला अधिपति भला कला आरंभ 1/10 कोई नहीं। अर्जुन के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। हालांकि उसकी आंखें टिमटिमाईं और अपने हाथ पैर हिलाने के बाद उसे लगा कि उसके पास अभी भी थोड़ी ऊर्जा बची है। वर्मा चाचा, मुझे एक और चाल सिखाओ, मैं फेंकना सीखना चाहता हूँ। अर्जुन उत्साह से भरा था। वह पहले ही घोंपने और बचाव करने की तकनीकें सीख चुका था, हालांकि वह पूरी तरह से निपुण नहीं था। लेकिन उसे नज़दीकी युद्ध और रक्षा में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी। वह लोहा गर्म होने पर चोट करना चाहता था और लंबी दूरी के आक्रमण में अपनी कमजोरी की भरपाई के लिए फेंकने की तकनीक सीखना चाहता था। हालांकि अर्जुन इस समय बहुत थक गया था। वह जानता था कि कल सुबह शिकार पर निकलने पर अपने शरीर को फिर से भरने के लिए घर पर अभी भी कुछ हिरण का मांस था। गुरु वर्मा ने आसमान की ओर देखा, फिर अर्जुन को देखा, जिसका चेहरा ज्ञान के लिए उत्सुक था और थकान का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ठीक है, आज रात चांदनी उज्ज्वल है और चूंकि तुमने साधना में प्रवेश कर लिया है, तुम्हारी दृष्टि प्रभावित नहीं होगी, इसलिए तुम मुश्किल से फेंकने का अभ्यास कर सकते हो। एक अच्छा शिक्षक एक मेहनती छात्र को नापसंद नहीं करता है, विशेष रूप से गुरु वर्मा जैसा कोई जो निस्वार्थ भाव से सिखाता था। उसके कोई स्वार्थी उद्देश्य नहीं थे, उसकी एकमात्र आशा थी कि उसके छात्र परिणाम प्राप्त करें। इसके अलावा गुरु वर्मा एक लकवाग्रस्त बूढ़ा आदमी था जो रात में कम सोता था और दिन के दौरान कोई जरूरी मामला नहीं था, इसलिए उसे देर से काम करने में कोई आपत्ति नहीं थी। फेंकना तब होता है जब तुम्हारे हाथ में भला बाहर प्रक्षेपित होता है और लक्ष्य को मारता है। ये गति, सटीकता और निर्दयता पर जोर देता है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण कारक सटीकता है, वरना चाहे तुम कितने भी तेज या निर्दयी क्यों न हो, अगर तुम लक्ष्य को नहीं मारते तो ये बेकार है। यहाँ बहुत सारे शॉर्टकट नहीं हैं।
मैं तुम्हें केवल स्थिर और गतिशील लक्ष्यों पर फेंकते समय बल लगाने की तकनीकें सिखा सकता हूँ। बाकी के लिए तुम्हें दीक्षा तक पहुंचने के लिए खुद बहुत अभ्यास करने की जरूरत है। अब मेरे निर्देशों का पालन करो और शुरू करो, चलो। भले ही यह एक साधारण फेंकना था, अर्जुन ने इसे सीखने में घोंपने या बचाव करने से ज्यादा समय बिताया। बहुत सारी जटिलताएं थीं, जिसमें न केवल स्थिर लक्ष्य और गतिशील लक्ष्य शामिल थे। इसे स्थिर मुद्रा में फेंकने, दौड़ते हुए फेंकने, शक्ति अप फेंकने, घूमते हुए फेंकने में भी विभाजित किया गया था। हर मुद्रा के लिए बल लगाने की तकनीकें अलग थीं। इसमें आधुनिक निशानेबाजी के समान ज्ञान भी शामिल था, जैसे कि हवा की गति, पर्यावरण, प्रकाश और छाया का फेंकने पर प्रभाव। यह अभ्यास रात के उत्तरार्ध तक जारी रहा। भले ही अर्जुन एक प्रारंभिक साधक था और शरीर और आत्मा दोनों में व्यापक सुधार हुए थे, आज रात भला कला की लगातार 3 चालें सीखने के बाद वह पूरी तरह से सूखा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन परिणाम संतोषजनक थे। स्तर प्रारंभिक साधक, साधना विधि, देह साधन कला, आरंभ 0/100, विशेषता का चयन नहीं हुआ। स्तर 10, प्रणाली संदेश, युद्ध कौशल, अधिपति, भला विद्या, अप्रारब्ध 2/10, कोई नहीं। प्रतिभा, दृढ़ता, संभावना 0। अर्जुन अपने बिस्तर पर ढह गया, मन में दिख रहे पटल को देखते हुए और अभी अभी सीखे गए भला विद्या के 3 दांव के मुख्य बिंदुओं को महसूस कर रहा था। आने वाले शिकार के लिए उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। अध्याय 19, निशानेबाजी सच में काम आती है। अर्जुन, उसका पीछा मत करो। तेंदुए जैसी चित्तियों वाली वह जंगली बिल्ली लगभग एक श्रेणीबद्ध राक्षसी प्राणी है। हालांकि यह लांती चीज लड़ने में बहुत ताकतवर नहीं है, पर यह असली चीते से कम तेज नहीं भागती। हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। उस शिकारी ने अर्जुन को देखते हुए अपना सिर हिलाया। वह अर्जुन की शिकार योजना को रोकना चाहता था। शिकारी दल के सामने बाईं ओर लगभग 70 मीटर की दूरी पर तेंदुए जैसी चित्तियों वाली एक बड़ी बिल्ली एक पहाड़ी चट्टान पर बैठी थी और दूर से शिकारी दल को देख रही थी। यह एक उत्परिवर्तित जंगली बिल्ली थी। अगर एक सामान्य जंगली बिल्ली को पर्याप्त भोजन मिले तो वह लगभग 5 किलो तक की हो सकती है, लेकिन ये चित्तीदार जंगली बिल्ली देखने में कम से कम 25 किलो की लग रही थी। यह एक सामान्य जंगली बिल्ली से कई गुना बड़ी थी। उसकी खाल पर बनी धारियां धीरे धीरे सामान्य धारियों से बदलकर तेंदुए जैसे धब्बों में बदल रही थीं। एक नज़र में वह बिल्कुल एक छोटे तेंदुए जैसी दिखती थी। जिस किसी ने भी बिल्लियां पाली हैं या अक्सर उनके साथ रहा है, वह जानता है कि जब कोई बिल्ली किसी इंसान को, खासकर किसी अजनबी को देखती है, तो उसकी आंखों में एक तिरस्कारपूर्ण और घमंडी भाव होता है, जैसे कि वह एक महान सम्राट हो और बाकी सब जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हों। इस समय वह चित्तीदार जंगली बिल्ली ठीक उसी तरह देवेंद्र के गांव के शिकारी दल के सदस्यों को भूल रही थी। उसे किसी भी तरह की परेशानी का डर नहीं था और वह वहां मौजूद हर किसी को तुच्छ समझ रही थी। अगर हम इस तरह के छोटे गैर श्रेणीबद्ध राक्षसी प्राणी से आमने सामने लड़ें तो हमारा शिकारी दल शायद उसे मार गिराएगा, भले ही हमें चोट लगने का खतरा हो। लेकिन ज्यादातर समय हम उन्हें फंसाने के लिए जालों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से घने जंगलों की गहराई में रहते हैं। उनके शरीर अविश्वसनीय रूप से फुर्तीले होते हैं और उनकी गति बहुत तेज होती है। अगर वे भागने का फैसला कर लें तो हमारे लिए उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। पिता देवेंद्र भी पास आए और अर्जुन को समझाया। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह समझ गया कि शिकारी दल उस चित्तीदार जंगली बिल्ली को नजरअंदाज क्यों कर रहा था। लक्ष्य आक्रामक था और उसका शिकार करने में एक निश्चित खतरा था। इसके अलावा उसका शरीर बहुत छोटा था। उसके लिए कई दिनों की योजना बनाने और जाल बिछाने में समय बर्बाद करना, और यह भी पक्का नहीं था कि वे उसे पकड़ भी पाएंगे या नहीं। सिर्फ समय की बर्बादी थी। उसकी न खाने योग्य खाल हटाने के बाद इस जीव से केवल 10-15 किलो मांस मिलता, जो इस मेहनत के लायक नहीं था। जंगल के पहाड़ी लोगों के लिए चित्तीदार हिरन, जंगली घोड़े और बारहसिंगा जैसे बड़े शांत जानवर सबसे अच्छा विकल्प थे। न केवल उन्हें मारने की प्रक्रिया सुरक्षित थी, बल्कि एक को पकड़ने पर 50 किलो से ज्यादा शुद्ध मांस मिलता था। अगर यह न हो तो वे जंगली तीतर और दूसरे पक्षियों जैसे जानवरों को निशाना बनाते थे, जिन्हें आसानी से जालों में फंसाया जा सकता था। जहां तक इन खतरनाक जीवों की बात है, उनसे तभी निपटा जाता था जब वे किसी अचानक मुठभेड़ में खुद हमला कर दें, या अगर वे दुर्भाग्य से पहले से बिछाए गए जाल में फंस जाएं। मैं समझ गया। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अर्जुन ने अपने पिता की ओर सिर हिलाया। मैं इस जीव को बस पहली बार देख रहा हूँ। ये लोगों से ज्यादा डरता हुआ नहीं लग रहा, इसलिए मैं इसे देखने के लिए थोड़ा करीब जाऊंगा। अर्जुन ने कहा कि उसे पता है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसके पैर उसे शिकारी दल से दूर ले गए और वह चुपके से सामने बाईं ओर बढ़ने लगा। अर्जुन, सावधान रहना। वह चीज तेंदुए जैसी दिखती है और उसमें तेंदुए की आधी युद्ध शक्ति है। उसे एक गैर श्रेणीबद्ध राक्षसी प्राणी माना जाता है। पिता देवेंद्र ने चिंता से कहा। चिंता मत करो पिताजी, मैंने एक हाथ से बाघ को मार गिराया था। इसके अलावा मैं बस थोड़ा करीब जाकर देख रहा हूँ, सब ठीक होगा। अर्जुन ने मुड़कर अपने पिता को आश्वस्त किया और उसके पैर चित्तीदार जंगली बिल्ली के करीब बढ़ते रहे। देवेंद्र चौंक गए, फिर उन्हें एहसास हुआ कि अर्जुन की बात में दम है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने बेटे की दूर जाती पीठ को एक गहरे अर्थपूर्ण नजर से देखा। अपने बेटे के बिस्तर से उठने के कुछ ही दिनों में वह इतना बदल गया था कि देवेंद्र उसे लगभग पहचान ही नहीं पा रहे थे। मोटे सूती वस्त्र पहने, जानवर की खाल का कवच ओढ़े और खाल का थैला लिए सामने खड़ा वह युवक, जिसकी कमर में एक शिकारी चाकू खोंसा हुआ था, नीचे झुका हुआ था और अपने दोनों हाथों में भाला पकड़े धीरे धीरे चित्तीदार जंगली बिल्ली के पास पहुंच रहा था। आश्चर्यजनक रूप से उसमें पहले से ही एक अनुभवी जंगली शिकारी का अंदाज आ गया था, चाहे वह स्वभाव के मामले में हो या शारीरिक हाव भाव में।
वह उस थोड़े डरपोक आधे अधूरे लड़के जैसा नहीं लग रहा था जो अभी 15 साल का भी नहीं हुआ था। जब बच्चा बड़ा होकर सफल होता है तो एक पिता स्वाभाविक रूप से खुश होता है। लेकिन कुछ ही दिनों में अर्जुन के इस जबरदस्त बदलाव ने देवेंद्र को कुछ हद तक हैरान कर दिया था। उसे लगा जैसे उसका बेटा कोई अजनबी बन गया हो। माता पिता के लिए जिस पल उन्हें एहसास होता है कि उनका बच्चा बड़ा हो गया है, उस पल हमेशा एक और भावना साथ आती है। एक आह ये सोचते हुए कि क्या वे खुद सच में बूढ़े हो गए हैं। देवेंद्र ने आह भरी, अपना सिर हिलाया और शिकारी दल के पीछे चलता रहा। आज देवेंद्र के गांव का शिकारी दल गांव के द्वार से निकलने के बाद उत्तर की ओर पुराने रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। इसका एक कारण चांदी चित्ती बाग था और दूसरा भेड़ियागढ़। आज शिकारी दल गांव से निकलकर दक्षिण की ओर एक नए रास्ते पर गया। इसका मतलब था कि रास्ते में पहले से बिछाए गए कोई जाल नहीं थे, कोई अप्रत्याशित लाभ नहीं था और मंजिल पर चित्तीदार हिरणों का कोई झुंड नहीं था। शिकारी दल के पास आज एक गंभीर काम था और उन्हें किस्मत पर निर्भर रहना था, इसलिए वे रास्ते में समय बर्बाद नहीं कर सकते थे। 50 मीटर, 30 मीटर, अर्जुन नीचे झुका हुआ था। उसने अपने शरीर का ज्यादातर हिस्सा कमर तक ऊंची घास और कांटेदार झाड़ियों के नीचे छिपा रखा था। वह चुपचाप उन दोनों के बीच की दूरी का हिसाब लगा रहा था। हालांकि चित्तीदार जंगली बिल्ली के लिए अर्जुन की हरकतें बेकार थीं। चाहे वह अर्जुन के पैरों के नीचे सूखी टहनियों के टूटने की आवाज़ हो या उसके शरीर से घास के हटने की आवाज़, वे सभी चित्तीदार जंगली बिल्ली को साफ सुनाई दे रही थीं। चित्तीदार जंगली बिल्ली ने अब अपना सिर नीचे कर लिया था। उसकी नज़र अर्जुन की हरकतों पर टिकी थी। वह नीचे मौजूद उस मानव आकृति को उदासीनता से देख रही थी। इस पहाड़ी जंगल के एक मूल निवासी के रूप में चित्तीदार जंगली बिल्ली ने एक से अधिक बार शिकारी दलों का सामना किया था। कुछ देवेंद्र के गांव से थे, कुछ दूसरे गांवों से। वह जानती थी कि इन लोगों से कोई खतरा नहीं है और वे उस पर हमला नहीं करेंगे। चित्तीदार जंगली बिल्ली अर्जुन को ठंडी जिज्ञासा से देख रही थी, उसे एक खिलौने की तरह मान रही थी। ये जीव काफी साहसी है, मेरे इतने करीब आने पर भी भाग नहीं रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ बुद्धि आ गई है और उसे यकीन है कि मेरे पास धनुष और बाण जैसे दूर से वार करने वाले हथियार नहीं हैं, इसलिए वह मुझे गंभीरता से नहीं ले रही है। अर्जुन ने मन ही मन सोचा और पीछे मुड़कर देखा। शिकारी दल पास में ही पानी पीने और आराम करने के लिए रुका था और कई लोगों ने अपना सिर घुमाकर उसे देखा। वे अर्जुन के अकेले होने और खतरे में पड़ने को लेकर चिंतित थे, इसलिए वे चित्तीदार जंगली बिल्ली को डराने के लिए चिल्लाकर समर्थन देने को तैयार थे। अर्जुन ने उनका और समय बर्बाद न करने का फैसला किया और धीरे धीरे अपने हाथ में भाला उठाया। गुरुजी ने कल रात कहा था कि एक साधारण व्यक्ति द्वारा फेंके गए भाले की मारक क्षमता 30 मीटर तक होती है। अधिक ताकत वाला कोई व्यक्ति गति के सहारे 30 या 40 मीटर तक काफी मारक क्षमता हासिल कर सकता है। हालांकि सटीकता भाग्य पर निर्भर करती है। और मैं एक नव योद्धा हूँ। कल के अभ्यास के बाद मैं 50 मीटर पर भी अच्छी सटीकता और बिना घटी मारक क्षमता बनाए रख सकता हूँ। और लगातार अभ्यास के साथ सटीकता और सीमा दोनों बढ़ेंगी। अब 30 मीटर पर मुझे 80 नहीं 70% विश्वास है कि मैं लक्ष्य को भेद दूंगा। ये सोचकर अर्जुन ने भाले के दंड पर अपनी पकड़ कस ली और अपनी सांस की लय धीमी कर दी। सांस अंदर सांस रोको। अब अर्जुन की आंखों में एक चमक कौंधी और उसके हाथ का भाला तेजी से छूट गया। एक नव योद्धा की अपार शक्ति गुरु वर्मा द्वारा सिखाई गई फेंकने, निशाना साधने और बल लगाने की तकनीकों के साथ मिलकर उस भाले को एक धुंधली लकीर में बदल दिया। एक अपेक्षाकृत सीधी रेखा बनाए रखते हुए वह पास की चित्तीदार जंगली बिल्ली की ओर उड़ गया। म्याऊं। चित्तीदार जंगली बिल्ली के रोंदे तुरंत खड़े हो गए। उसने अपने शरीर को कमान की तरह मोड़ा और पूरी तरह से हवा में उछल पड़ी। हालांकि अर्जुन के पास अपार शक्ति और बल लगाने की तकनीकें थीं। एक बिल्ली की प्रतिक्रिया की गति स्वाभाविक रूप से एक साधारण व्यक्ति से कई गुना तेज होती है। एक उत्परिवर्तित चित्तीदार जंगली बिल्ली की तो बात ही क्या। लगभग उसी क्षण जब अर्जुन ने भाला फेंका, चित्तीदार जंगली बिल्ली ने अपना बचाव का दांव चल दिया था। बिजली की एक कौंध में जैसे ही भाला आधे रास्ते से गुजरा, चित्तीदार जंगली बिल्ली उस विशाल चट्टान से ऊंची छलांग लगा चुकी थी। वह अपनी मूल स्थिति छोड़ चुकी थी। क्या मेरा निशाना चूक जाएगा? अर्जुन का भाव शांत था। न तो आश्चर्य था, न खुशी, न घबराहट, न जल्दबाजी। फच। भाला विशाल चट्टान के किनारे से थोड़ा दाईं ओर से गुजरा। उसने जोर से चित्तीदार जंगली बिल्ली के पेट को भेद दिया और उसकी जबरदस्त गति ने उसे चट्टान के पीछे एक बड़े पेड़ के तने पर टांग दिया। चित्तीदार जंगली बिल्ली ने तेजी से प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन अर्जुन ने चट्टान पर उसकी स्थिति के आधार पर उसके बचने की दिशा का अनुमान लगा लिया था। अर्जुन शुरू से ही किसी स्थिर लक्ष्य पर निशाना नहीं साध रहा था। उसने एक अग्रिम निशाना साधा था। अगर गुरु वर्मा द्वारा सिखाई गई भाला विद्या केवल एक स्थिर लक्ष्य पर फेंकने के बारे में होती तो इसे एक युद्ध कौशल नहीं माना जाता। ये सिर्फ एक साधारण देहाती चाल होती। अर्जुन ने कल कई घंटे एक ही फेंकने की तकनीक का अध्ययन करने और समझने में नहीं लगाए होते। लगातार बदलना, जितना संभव हो सके प्रतिद्वंद्वी के अगले कदम का अनुमान लगाना और पहले से ही कार्रवाई करना, भाला छोड़ना, यही असली भाला विद्या थी। निशाना लग गया। अर्जुन को खुशी की एक लहर महसूस हुई, लेकिन यह असल में अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा था। चित्तीदार जंगली बिल्ली की झुकी हुई मुद्रा से बचने के कम से कम 5 संभावित रास्ते थे। मैंने सबसे स्पष्ट वाला चुना और मेरा अनुमान सही निकला। अर्जुन ने तुरंत आत्मचिंतन किया, अभी अभी लड़ी गई लड़ाई की समीक्षा की। भाला विद्या हमेशा बदलती रहती है और दुश्मन की संभावनाएं अनंत होती हैं। अर्जुन के लिए सीखते ही भाला विद्या में महारत हासिल करना असंभव था। उसने स्वीकार किया कि उसकी पहली सफल चोट में कुछ हद तक किस्मत का भी हाथ था।
लेकिन यह अभी भी भला विद्या का अध्ययन करने का परिणाम है। यही युद्ध कला का अभ्यास करने और युद्ध कौशल सीखने का महत्व है। भले ही मैं अभी एक शुरुआती हूँ जिसने वास्तव में शुरुआत भी नहीं की है, लेकिन अगर यह कल वाला मैं होता तो मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता था। अर्जुन जल्दी से उस बड़े पेड़ के पास पहुंचा, अपना शिकारी चाकू निकाला, उस चित्तीदार जंगली बिल्ली को निकाला जो अभी भी संघर्ष कर रही थी लेकिन मरी नहीं थी, और उसे एक झटके में खत्म कर दिया। न तो घमंडी न ही आत्महीन, अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से समझा कि कल रात गुरु वर्मा से भला विद्या के पाठ के लिए जिद करना कितना बुद्धिमानी का काम था। देश शोधन कला का प्रारंभिक चरण तक साधना करने से अर्जुन की शारीरिक क्षमता बढ़ी, लेकिन केवल क्षमता होना ही काफी नहीं था। यह एक उच्च क्षमता वाले संगणक की तरह है। संगत अनुप्रयोग उपयोगिता के बिना ये ठीक से काम नहीं कर सकता और केवल सरल क्रीडा ही चला सकता है। युद्ध कौशल वे अनुप्रयोग उपयोगिता हैं जो अर्जुन की शक्तिशाली योद्धा क्षमताओं को उपयोग करने की अनुमति देते हैं। अर्जुन, तुमने एक चित्तीदार जंगली बिल्ली को गोली मारकर मार डाला। आसपास के शिकारी अभी भी इस दृश्य से थोड़े स्तब्ध थे, लेकिन वे जल्दी से चारों ओर इकट्ठा हो गए। यह अविश्वसनीय है, तुम भले में इतने माहिर कब हो गए? एक शिकारी ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाए। सब लोग अर्जुन को उलझन से देख रहे थे। 30 मीटर की दूरी से एक बिल्ली प्रजाति को, जो अपनी प्रतिक्रिया की गति और चपलता के लिए जानी जाती है, भाले से मारना मौजूद अनुभवी शिकारियों में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। हाँ, मैंने कल रात गुरु वर्मा से कुछ निजी पाठ के लिए जिद की थी। ये सिर्फ एक चित्तीदार जंगली बिल्ली है, इसमें उल्लेख करने लायक कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबकी प्रशंसा का सामना करते हुए अर्जुन विनम्रता से मुस्कुराया। वह अभी के लिए चाचाओं और बड़ों को भला विद्या के मामले को स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता था, इसलिए उसने बस बात टाल दी। ये देखकर दूसरों ने सवाल पूछना बंद कर दिया। एक चित्तीदार जंगली बिल्ली हालांकि गैर श्रेणीबद्ध थी, सामान्य मांस से अधिक पोषण प्रदान करती थी, लेकिन यह अभी भी बहुत कम थी। शिकारी दल को अभी भी कड़ी मेहनत करनी थी। जब देवेंद्र के गांव का शिकारी दल शिकार कर रहा था, उसी समय देवेंद्र के गांव से 30 किलोमीटर उत्तर में एक छोटी झील पर 20 लोगों का एक शिकारी दल भी पहुंचा। ये भेड़ियागढ़ का शिकारी दल था जिसका नेतृत्व उप सरदार कर रहा था। अध्याय अंतिम भेड़ियागढ़ का सामना खूंखार प्राणी से। देवेंद्र के गांव के वे लांती लोग, अगली बार वे हमें मिल न जाएं, वरना हम उन्हें मार डालेंगे। सोचो तो, उन्होंने हमसे झूठ बोलने की हिम्मत की। भेड़ियागढ़ के कुछ सदस्य जोर जोर से दहाड़ रहे थे। भेड़ियागढ़ का शिकारी दल झील से ज्यादा दूर नहीं पहुंचा था और उनके सामने का दृश्य पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। ये वास्तव में साफ पानी और हरी भरी घास वाली एक खूबसूरत जगह थी। ये हिरणों के झुंड के निवास स्थान की शर्तों से काफी मेल खाती थी। लेकिन भेड़ियागढ़ के लोगों के सामने जो स्थिति थी वह ये थी कि उनके सामने कुछ भी नहीं था। वहां पानी के पक्षी भी ज्यादा नहीं थे, दूसरे जानवरों की तो बात ही छोड़िए। जहां तक तथाकथित चित्तीदार हिरणों की बात है, उनकी परछाई तक नहीं दिख रही थी। जब भेड़ियागढ़ का सामना कल देवेंद्र के गांव के शिकारी दल से हुआ और उन्हें ये स्थान मिला तो दोपहर हो चुकी थी। इसलिए उप सरदार ने दूसरे दिन शिकारी दल को यहां लाने का इंतजार किया। वह पूरे दिन का समय ज्यादा से ज्यादा चित्तीदार हिरणों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। 1 मिनट रुको, यहाँ कुछ गड़बड़ है। जैसा कि एक नेता से उम्मीद थी, उप सरदार का अनुभव थोड़ा अधिक व्यापक था। उसने अपने अधीनस्थों की बड़बड़ाहट बंद कर दी। उसने कुछ दूर एक छोटी पहाड़ी पर नजर डाली, फिर अपने बगल में एक बड़े पत्थर पर। एक पल सोचने के बाद उप सरदार उस पत्थर पर चढ़ गया। थोड़ी ऊंची जगह का उपयोग करते हुए उसने अपने सामने की झील का ध्यान से निरीक्षण किया। उसने दूर की घास के मैदान पर ध्यान केंद्रित किया। उधर कुछ होता हुआ लग रहा है। उप सरदार ने दूर के घास के मैदान और घने जंगल के मिलन स्थल की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं मानव निर्मित जालों के निशान देख सकता हूँ। इसके अलावा वहां की घास असमान है जिसमें कई लोगों के शिकार करने के संकेत हैं। ये देवेंद्र के गांव के लोगों द्वारा छोड़ा गया हो सकता है। चलो चलकर देखते हैं। उप सरदार की आंखें तेज थीं। कुछ ही नजरों में उसने वह स्थान ढूंढ लिया जहां देवेंद्र के गांव के शिकारी दल ने कल जाल बिछाए थे। वह देख सकता था कि उस क्षेत्र में शिकार की गतिविधियां हुई थीं। मेरे पीछे आओ और अपनी हरकतें धीमी रखो। अगर किसी ने गड़बड़ करने की हिम्मत की तो मैं उसे चीर डालूंगा। उप सरदार ने अपने अधीनस्थों को चेतावनी दी और दूर के जालों की ओर आगे बढ़ा। यहाँ घास में पैरों के निशान हैं। घास जिस हद तक मुड़ी हुई है उसे देखते हुए वे वास्तव में पिछले 1 या 2 दिनों के भीतर छोड़े गए हैं। उप सरदार ने देवेंद्र के गांव के शिकारियों द्वारा छोड़े गए निशानों को देखकर सिर हिलाया। फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। वह तो चित्तीदार हिरण की लीद है। ऐसा लगता है कि उस देवेंद्र ने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सच में यहाँ चित्तीदार हिरणों का शिकार किया था। चित्तीदार हिरण की लीद देखने के बाद उप सरदार को और अधिक विश्वास हो गया। जल्द ही भेड़ियागढ़ का शिकारी दल देवेंद्र के गांव के शिकारी दल द्वारा छोड़े गए जालों तक पहुंच गया। उन्होंने अपने सामने जालों के निशानों के साथ साथ चारों ओर गंदे पैरों के निशान, कुचली हुई घास और झाड़ियों को देखा। वहां सूखे और जमे हुए खून के धब्बे भी थे जिनसे चिलचिलाती धूप में बदबू आने लगी थी। भेड़ियागढ़ के लोगों ने अब पुष्टि कर ली कि यह वास्तव में वह स्थान था जहां देवेंद्र के गांव ने चित्तीदार हिरणों को पकड़ा था। बस बाकी के चित्तीदार हिरण कहाँ हैं? क्या हमने गलत अनुमान लगाया? यहाँ कोई झुंड था ही नहीं, बस कुछ चित्तीदार हिरण थे जो संयोग से यहाँ थे और वे सभी देवेंद्र के गांव के लोगों द्वारा मार दिए गए। उप सरदार कुछ हैरान था। अगर सच में कोई चित्तीदार हिरण का झुंड होता तो तर्क के अनुसार चित्तीदार हिरणों की बुद्धि को देखते हुए
भले ही शिकारी धीरे धीरे अतिक्रमण कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे, वे झील के किनारे इस घास के मैदान को नहीं छोड़ते। शांत और बहुत बुद्धिमान नहीं, यही चित्तीदार हिरणों का स्वभाव था। दृश्य संदेहों से भरा था और उपसरदार भी चकित था। हालांकि वह भेड़ियागढ़ का उपसरदार था और एक औसत जंगली पहाड़ी निवासी से थोड़ा अधिक ज्ञान रखता था। ये बस उसी हद तक था। उपसरदार, यहाँ देखिए, झील की ओर खून का एक निशान जा रहा है। इसी समय एक अधीनस्थ ने चिल्लाकर कुछ कुचली हुई घास की ओर इशारा किया और उपसरदार को देखने का संकेत दिया। झील के किनारे घास के मैदान में घास आधे इंसान से भी ज्यादा गहरी थी। इसे घास का मैदान इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ ज्यादातर घास ही थी। यहाँ कोई झाड़ियाँ या पेड़ नहीं थे, इसलिए इसे घना जंगल नहीं माना जाता था। चलो चलकर देखते हैं। ये पता लगाने में असमर्थ कि बाकी चित्तीदार हिरणों का झुंड कहाँ गया, उपसरदार के पास खून के निशान का पीछा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। समूह चुपचाप कमर तक ऊंची घास से गुजरा और धीरे धीरे झील के किनारे पहुंचा। वो आगे से एक अजीब आवाज आई जिससे भेड़ियागढ़ के सदस्य रुक गए। ये सिसकने जैसी लग रही थी, फिर भी किसी जानवर के दर्दनाक रोने जैसी भी। यहाँ कोई जीवित प्राणी है, सावधान रहो और किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार रहो। उपसरदार चौंक गया। हालांकि आवाज काफी अजीब थी और वह तुरंत यह नहीं पहचान सका कि यह कौन सा जानवर है। लेकिन उनके समूह में 20 लोग थे, सभी युवा, मजबूत और अनुभवी शिकारी। इस जंगल में भले ही उनका सामना किसी श्रेणीबद्ध राक्षसी प्राणी से हो जाए, हालांकि वे निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते थे कि वे इससे निपट सकते हैं जब तक कि वह प्राणी मूर्ख न हो। वह इतने सारे लोगों वाले शिकारी दल पर सक्रिय रूप से हमला नहीं करेगा। उपसरदार ने केवल सभी को अपने भले और शिकारी चाकू कसकर पकड़ने और लड़ाई के लिए तैयार रहने की याद दिलाई। वह डरा नहीं और झील के किनारे की ओर रेंगता रहा। धम्म। उपसरदार के आगे चल रहा शिकारी अचानक रुक गया और उपसरदार गलती से उससे टकरा गया। क्या बकवास है, बिना आवाज किए रुक गया और मेरा रास्ता रोक लिया। अगर कल रात औरतों के चक्कर में तेरी टांगें कमजोर हो गई हैं तो रास्ते से हट जा और पीछे चला जा, उपसरदार ने डांटा। उपसरदार के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसके सामने वाला अधीनस्थ ऐसा लग रहा था जैसे उसे इंसानी भाषा समझ नहीं आती और उसने उसके लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं बनाया। उपसरदार तुरंत गुस्से में आ गया और उस आदमी को धक्का देकर किनारे करने के लिए बेरुखी से हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। इस व्यक्ति का पूरा शरीर एक पत्ते की तरह कांप रहा था, अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। रास्ते से हट। अपने अधीनस्थ की कमजोर शक्ल देखकर उपसरदार तुरंत गुस्से से भर गया। उस आदमी को धक्का देने के बाद वह उसे एक लात मारना नहीं भूला। अब कोई रास्ता नहीं रोक रहा था। उपसरदार का दृश्य अचानक खुल गया। 10-15 मीटर आगे पानी का किनारा था, जहां झील के पानी से कटकर एक नीचा रेतीला तट बन गया था जिस पर घास नहीं उगती थी। उसके सामने का दृश्य पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। यह नीचे रेतीले तट पर दृश्य को स्पष्ट रूप से देखने के बाद उपसरदार की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। वह हकलाने लगा, एक पूरा वाक्य भी नहीं बोल पा रहा था। उसने एक बड़े और एक छोटे चांदी चित्ती बाघ को देखा। दोनों सांड के बछड़े से भी बड़े थे, जो एक शावक के शव के पास दुबके हुए थे। वे धीरे धीरे चांदी चित्ती बाघ शावक के शव को चाट रहे थे। उनके मुंह से लगातार दुखद, दर्दनाक चीखें निकल रही थीं। पहले की वह अजीब आवाज इन्हीं दो चांदी चित्ती बाघों द्वारा उत्पन्न की जा रही थी। उपसरदार का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। इन दो चांदी चित्ती बाघों में से छोटा वाला एक सांड के बछड़े के आकार का था, जिसके शरीर पर चांदी जैसी चमक थी, जो एक मादा बाघिन जैसा लग रहा था। और बड़ा नर बाघ अनुमानतः कम से कम 3 मीटर ऊंचा और 5 मीटर लंबा था। चूंकि वे तट पर लेटे हुए थे, घास से छिपे हुए भेड़ियागढ़ के सदस्य उन्हें पहले से नहीं देख पाए थे। ये दो श्रेणीबद्ध राक्षसी प्राणी हैं और जैसा लग रहा है वे अपने बच्चे के खोने का दुख मना रहे हैं। हम अनजाने में उनके 20 मीटर के दायरे में रेंगते हुए आ गए। एक विचार उपसरदार के मन में कौंधा और वह तुरंत डर गया। उसकी टांगें कांपने लगीं। उसने आवाज करने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि उसे पछतावा हुआ कि पहले अपने अधीनस्थ को डांटते समय उसकी आवाज थोड़ी ज्यादा तेज हो गई थी। इसी पल ठीक उपसरदार के बगल में एक शिकारी घबराहट में चिल्लाया, अरे नहीं, ये दो वयस्क चांदी चित्ती बाघ हैं, ये राक्षसी प्राणी हैं। ये शिकारी बुरी तरह डर गया था और तुरंत अपना नियंत्रण खो बैठा, जोर से चिल्ला पड़ा। उपसरदार का चेहरा डर से विकृत हो गया। वह चाहता था कि वह इस अधीनस्थ को चीर डाले। दोनों चांदी चित्ती बाघ अपने दुख में डूबे हुए थे और उन चींटियों पर ध्यान नहीं दिया था जो उनके पास आ रही थीं। लेकिन उस आदमी की चीख पर 2 विशाल बाघों के सिर घूमे और वे भेड़ियागढ़ के शिकारी दल के सदस्यों को घूरने लगे। ये बुरा हुआ, वे बहुत करीब हैं, अपनी जान बचाने के लिए भागो। लानत है, ये पहली बार है जब मैं किसी राक्षसी प्राणी के इतने करीब आया हूं। शिकारी तुरंत घबरा गए, उनके कदम अव्यवस्थित हो गए और उनका गठन टूट गया। उपसरदार के पास अधिक अनुभव था और वह जोर से चिल्लाया, घबरा क्यों रहे हो? वे सिर्फ 2 प्राथमिक खूंखार प्राणी हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें पहले जंगल में नहीं देखा है। अव्यवस्था मत करो, तुम जितने ज्यादा अव्यवस्थित होगे उतनी ही जल्दी मरोगे। अपने शिकारी चाकू और भाले पकड़ो, धीरे धीरे करीब आओ और विरोध करने के लिए एक गठन बनाओ। उपसरदार का अधिकार बहुत बड़ा था और उसकी चीख ने लोगों के दिलों को स्थिर कर दिया। भेड़ियागढ़ के शिकारियों ने घबराकर अपने हथियार उठाए और एक साथ सिमट गए। ऐसे क्षण में एक रीढ़ की हड्डी की भूमिका स्पष्ट थी। जब उपसरदार जोर जोर से आदेश दे रहा था तो उसने चुपके से कुछ कदम पीछे भी ले लिए और दूसरों को अपने सामने कर दिया।
अतीत में जब शिकारी दल का सामना किसी अकेले राक्षसी प्राणी से होता था तो शिकारी दल द्वारा जानलेवा प्रतिरोध का दिखावा करने के बाद राक्षसी प्राणी भी फायदे और नुकसान का आकलन करते और धीरे धीरे पीछे हट जाते। जंगल के प्राकृतिक राजा के रूप में उनके पास भोजन की कमी नहीं थी और उन्हें शिकारियों के समूहों के साथ जान की बाजी लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस बार अलग था। इस बार वे एक साथ 2 चांदी चित्ती बाघ राक्षसी प्राणियों का सामना कर रहे थे। उनकी ताकत का शिकारी दल पर कुचलने वाला लाभ था। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे ही दोनों चांदी चित्ती बाघों ने शिकारियों के हाथों में भाले और शिकारी चाकू देखे, उनकी आंखें और भी लाल हो गईं। उन्होंने दहाड़ लगाई, धीरे धीरे अपने शरीर को खोला और शिकारियों की ओर एक हमलावर मुद्रा अपनाई। जंगली जानवरों के उत्परिवर्तित होने के बाद, विशेषकर एक श्रेणीबद्ध राक्षसी प्राणी के मानक तक पहुंचने के बाद, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य युद्ध कला के मार्ग में प्रवेश करते हैं, उन्हें सर्वांगीण सुधार प्राप्त होता है, न केवल शरीर में बल्कि आत्मा और बुद्धि में भी। जबकि दोनों चांदी चित्ती बाघों को अत्यधिक चतुर नहीं कहा जा सकता था, उनकी बुद्धि एक पुलिस कुत्ते के स्तर तक पहुंच सकती थी। शिकारियों के हाथों में हथियार देखकर उन्होंने उन्हें अपने शावक के पेट चीरे घावों से जोड़ लिया। चांदी चित्ती बाघों की आंखें लाल हो गईं और जानलेवा इरादा उनके सिर पर चढ़ गया। उन्होंने अपने बच्चे की मौत का दोष भेड़िया गढ़ के शिकारी दल पर मढ़ दिया। तीव्र घृणा ने दोनों चांदी चित्ती बाघों को फायदे और नुकसान का आकलन करना बंद करवा दिया। वे अपने सामने मौजूद हर किसी को चीर डालना चाहते थे। गुर्राहट नर चांदी चित्ती बाघ ने गुस्से में दहाड़ लगाई, किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार दिख रहा था। उप सरदार, हम ये दोनों जानवर गंभीर लग रहे हैं। वे हमसे रंजिश रखते हैं। यह एक जानलेवा लड़ाई है। ये देखकर कि आमतौर पर प्रभावी तरकीबें चांदी चित्ती बाघों के खिलाफ बेकार थीं, भेड़ियागढ़ के लोग फिर से घबरा गए। कई लोगों की आंखें बेतहाशा इधर उधर घूम रही थीं, उनमें पहले से ही पीछे हटने और भागने की इच्छा थी। चिल्लाओ मत, घबराओ मत। तुम सब पुराने शिकारी हो, क्या तुम नहीं जानते? इस तरह के बिल्ली प्रजाति के राक्षसी प्राणी का सामना करते समय तुम जितना डरोगे वह उतना ही मजबूत होगा। तुम जितना जान बचाने के लिए भागोगे वह उतना ही पीछा करेगा। निश्चिंत रहो, मैं यहाँ हूँ। उप सरदार ने पीछे मुड़कर देखा, उस रास्ते की जांच करते हुए जिसे वह बाद में भागने के लिए अपनाएगा। उसकी आवाज़ हालांकि आत्मविश्वास से भरी थी, क्योंकि वह सभी को सांत्वना दे रहा था, लेकिन उसके बनावटी शांत स्वभाव ने वास्तव में सभी को सहज कर दिया और गठन को स्थिर कर दिया। उप सरदार, हमें बचाए। केवल आप ही इस तरह के राक्षसी प्राणी से निपट सकते हैं। उप सरदार के पास जन्मजात दिव्य शक्ति है, वह निश्चित रूप से चांदी चित्ती बाघों को मार सकते हैं। शिकारियों ने जोर जोर से चिल्लाया, जैसे कि खुद को सांत्वना और सम्मोहित कर रहे हों। ये सुनकर उप सरदार का भाव अपरिवर्तित रहा, लेकिन उसका दिल दुख से भरा था। हालांकि 100 मील तक यह अफवाह थी कि भेड़ियागढ़ के पहले और दूसरे सरदार दोनों के पास जन्मजात दिव्य शक्ति है और वे शेर और बाघों से लड़ सकते हैं। वह अपनी स्थिति कैसे नहीं जानता। उप सरदार जानता था कि जिसके पास वास्तव में वह ताकत थी वह उसका बड़ा भाई था, और उसने केवल दल का नेतृत्व करने और उनका सम्मान पाने के लिए अफवाह को स्वीकार कर लिया था। वह एक सामान्य बाघ को भी नहीं संभाल सकता था, उसके सामने चांदी चित्ती बाघ राक्षसी प्राणियों की तो बात ही क्या। उप सरदार ने पहले ही मन बना लिया था, जैसे ही चांदी चित्ती बाघ हमला करेंगे वह अपने अधीनस्थों द्वारा पैदा की गई संक्षिप्त देरी का उपयोग करेगा, जितनी तेजी से हो सके भागने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारे शैडो ऑडियो बुक 2.0 चैनल पर बेहतरीन कहानियों का आनंद उठाइए। हाँ, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।